नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में, जहां पर आज के क्लोजिंग आवर की रहेगी तैयारी। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में महंगाई आंकड़े से पहले भारतीय बाजार में रौनक। निफ्टी 17,800 के पार। एचडीएफसी ट्विंस, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी बड़ी तेजी। और एक्सपोर्ट करने वाले फार्मा शेयरों में आज जबरदस्त रफ्तार। डीवीज लैब 10% भागा तो लॉरस लैब में 8% की तेजी। वायदे में सभी टॉप 5 गेनर्स फार्मा कंपनियां। मार्च के महीने और तिमाही के पैमाने पर फार्मा कंपनियों के एक्सपोर्ट में दिखा जोरदार उछाल। ब्राजील और भारत में उत्पादन कम होने की आशंका से शुगर शेयरों की बढ़ी मिठास। सिंभावली शुगर, राणा शुगर, शक्ति शुगर में 4 से 8% का उछाल। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी चीनी की कीमतें 11 साल की ऊंचाई पर। और चौथी तिमाही के नतीजों से पहले टीसीएस का शेयर है एकदम शांत। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में 1% की बढ़त संभव, लेकिन मार्जिन में दिख सकता है हल्का सुधार। कल शाम को इन्फोसिस के नतीजों पर भी रहेगी नजरें। 1.3% रह सकता है डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ। और सोने चांदी में जोरदार चमक। घरेलू बाजार में सोना 61,000 के करीब, चांदी निकली 76,000 के पार। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी चांदी 1 साल की ऊंचाई पर। ओके, तो बताइए क्या चाहिए आपको? गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इक्विटीज, क्रूड, गोल्ड, सब हाईस पर। सब हाईस पर और टिपिकल रिस्क ऑन मार्केट। और लगातार इस प्लेटफॉर्म पर बात हुई है कि क्या ज़बरदस्त इस समय मार्केट में एक रिस्क ऑन है और इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और सिर्फ डे ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से अब इस मार्केट को अप्रोच करिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियरली मार्केट्स कुछ सेंस कर रही हैं। निफ्टी में तो खास तौर से, लेकिन बैंक निफ्टी में भी। और हर छोटी गिरावट, बड़ी गिरावट, कंसोलिडेशन। अब वो परसों का दोपहर की गिरावट कितनी गॉडसेंड लग रही है, जो दोपहर को आई थी 2:30-3 बजे के करीब। और वहाँ से बैंक निफ्टी करीब 1000 पॉइंट ऊपर, निफ्टी वहाँ से करीब 250-300 पॉइंट ऊपर। और आज शाम को यूएस के आंकड़े आएंगे, ऑब्वियसली सीपीआई के, यहाँ के इंडिया के भी आएंगे, दोनों आएंगे। और मिनट्स आएंगे, टीसीएस के नंबर्स आएंगे। बहुत कुछ लाइंड अप है, लेकिन ट्रेडर्स को एज एफ कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एटलीस्ट अब तक तो ऐसा लग रहा है। हालांकि आखिरी के 1 घंटे में हो सकता है थोड़ी मुनाफा वसूली हो जाए। लेकिन आज निफ्टी ने 17,800 पार किया। 17,700 की कॉल राइटर्स ने आज फाइनली शॉर्ट कवरिंग की, कल जो फिर भी थोड़ा सा ब्रगाड़ो दिखा रहे थे। और सभी में तेजी, एचडीएफसी बैंक, आईटी, रिलायंस, फार्मा, जबरदस्त। और बुल्स आर बैक बेसिकली, एंड बैक विद थंपिंग गेन्स अनुज। और खास तौर से अब आप देख रहे हैं 10 पॉइंट और अब फिर हम डे हाई पर बैठे होंगे निफ्टी में। और निफ्टी बैंक में भी एक कंटिन्यूस रन जो देखने को मिला है। अब कैच 22 है, निफ्टी या निफ्टी बैंक, क्या ज्यादा बेहतर ट्रेड साबित होगा? नहीं, निफ्टी बैंक ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन मैं पहले निफ्टी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि निफ्टी ऑब्वियसली ज़्यादा वेल ट्रेडेड एक इंडेक्स है और यहाँ पर काफ़ी ट्रैक्शन आज मिला है। अच्छा, नॉर्मली आप जब डिस्कस करते हैं, अगर आप 17,800 पर होंगे तो आप डिस्कस करेंगे कि 17,700 के पुट और 17,800 की कॉल। लेकिन उल्टा हो रहा है हिसाब। देखिए, 17,800 के पुट में मैसिव बिल्डअप है और 17,700 की वो जो कॉल की जो हमने कल बात की थी कि वहाँ पर ट्रेडर्स फंसेंगे और बुरा फंसेंगे, कॉल राइटर्स बुरा फंसेंगे, तैयारी हो रही है उसकी। और 17,700 की कॉल देखिए आज क्या ज़बरदस्त यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। ये 17,800 की कॉल दिखा दी कि गलत हो गया। ये 17,700 की कॉल मांगी थी मैंने, तो अगर इसको चेंज करें और एक बार वो दिखा दें 17,800 की पुट, देखिए वहाँ पर क्या ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। और अभी तक 17,800 को हमने कन्विंसिंगली क्लोज नहीं किया है। उसके बाद भी 17,800 की पुट में करीब 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और मैसिव जिसे कहते हैं। जबकि क्रॉस नहीं किया है उसको हमने, ऑलरेडी आप वहाँ पर पुट राइटिंग कर रहे हैं, मतलब क्रॉस कंफर्टेबली नहीं किया और 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर हो गया। ये आपको कन्विक्शन बता रहा है इस समय बुल्स का क्या ज़बरदस्त कन्विक्शन है। और अब वो 17,700 की कॉल फायर हो गई है। वहाँ देखिए अब ओपन इंटरेस्ट आधा हुआ है लिटरली, और प्रीमियम मोर देन डबल। ये कल 30-35 रुपये था जब शुरुआत हुई थी कल सुबह, और फिर कल जिन्होंने क्लोज नहीं किया उनको तो आज भारी नुकसान हुआ होगा। 17,800 के ऊपर अगर हम बंद हो गए हर्षदा, और स्पेशली गिवन लास्ट 1 आवर जिसमें एक लिटमस टेस्ट होगा मार्केट का कि आप वो अहेड ऑफ दैट बिग डेटा आप लॉन्ग्स बना के जाना चाहते हैं या शॉर्ट लेके जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके का मार्केट का मूड है, लग नहीं रहा कि कुछ शॉर्ट बिल्डअप का किसी का मूड है। इनफैक्ट अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो अगले 5-6 दिन में एफआईआईज की पोजीशन मुझे लग रहा है नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग हो जाएगी। जो इतना रिकॉर्ड नेट शॉर्ट पहुंच गए थे
अब ऑलरेडी हम 28% लॉन्ग पे तो आ चुके हैं, मेरे ख्याल से इसको 50% क्रॉस करने में 3 या 4 दिन लगेंगे मुश्किल से, जिस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में एक मेरा व्यू जब से मैं छुट्टी से वापस आया हूँ एक बहुत क्लियर रहा है कि आप पोजिशनल लॉन्ग रहिए इसमें। एक 200-300 पॉइंट के लिए नहीं अप्रोच करना है इसको। करीब 1000-1200 की पॉइंट की रैली और हो चुकी है वहाँ से, और अब 41,000 बेस बन गया, जो 40,500 40,800 अब 41,000, और 41,500 की और 400 की पुट पर ज़बरदस्त बिल्डअप है। मुझे यहाँ लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है आखिरी के 1 घंटे में, और उसके 2 रीज़न है। एक तो जो यूएस का सीपीआई का आंकड़ा है, और एक जो हमारा खुद का सीपीआई का आंकड़ा है, उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 5.6% के करीब सीपीआई आएगी। अगर वो आंकड़ा बाई चांस 6% के करीब पहुंच गया, तो जो मार्केट ने एक अज्यूम कर लिया कि अब आरबीआई का भी पॉज आ गया, उसको झटका लगेगा। इसके लिए जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, मैं बस एक चीज़ कहूँगा, अगर आप सिर्फ डे ट्रेडर हैं तो बैंक निफ्टी के पोजीशंस को एक बार 2:30 बजे से 3:30 के बीच में बुक कर लें। अगर आप पोजीशनल ट्रेडर हैं तो आप एक बार के लिए अपने पोजीशन को हेज करके चले जाएं कल के लिए, थोड़ा एक लोअर लेवल का पुट ऑप्शन लेकर, जिसको कि आप अगर चाहें तो कल की कल सुबह स्क्वायर ऑफ कर सकें, उस तरीके से इसको अप्रोच करें। पोजिशनली अभी भी बैंक निफ्टी एक न्यू हाइस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है और उसका बैंक निफ्टी से काफ़ी रिलेशनशिप है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वहाँ पर अपने आप को हेज करना पड़ेगा। अगर आप 39,500 लॉन्ग है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रिसेंटली लॉन्ग किया है तो फिर आपको थोड़ा सा हेज करना पड़ेगा। जी हाँ, और क्योंकि आपने वो डेटा पॉइंट्स की बात की, एक बार अमेरिकी मार्केट्स इस समय फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं वो आपको दिखा दें। कल आपको याद होगा बहुत ही शांत सेशन था, और उसके बाद आज डाउ फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैटिश ही ट्रेड कर रहा है। करीब 58 अंकों की बढ़त डाउ फ्यूचर्स में, नैस्डैक फ्यूचर्स 14 पॉइंट ऊपर, और एसएनपी में भी करीब 6 अंकों का इजाफा। तो अमेरिकी मार्केट्स भी इनफैक्ट वेट एंड वॉच के मूड में है, और भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी। वीरो आफ्टरनून, एक इंटरेस्टिंग सत्र देखिए आज, ये सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का। कल ऑफ कोर्स हम वीकली एक्सपायरी अभी निपटाते हुए दिखाई देंगे, और फिर एक लॉन्ग वीकेंड में उतरेंगे। स्टॉक स्पेसिफिकली क्या स्टांस रखा है लोगों ने? जैम हर्षदा, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज तो 2 ही कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं, दवा दूसरा दारू, और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दवा डे हाई पर, दारू डे हाई पर, मैकडॉवेल्स और साथ ही साथ सूला विनियार्ड्स। ये बस मैं मजाक में कह रहा हूँ, बट ऑन सीरियस नोट इट्स फार्मा फार्मा एंड फार्मा। हर्षदा, आपकी स्क्रीन पे ओआई गेनर्स की पूरी श्रेणी रखी हुई है। यहाँ पे दिवीज लैब 17.3%, एक ज़माने बाद कुछ क्रिटिकल एवरेजेस इस स्टॉक ने पार किए। लॉरस 13.3%, मेट्रोपोलिस लगभग 12.5%, ग्रैनुअल्स 8.2%, और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की श्रेणी में लाल पैथ लैब करीब 5% का वेरिएशन। अगर मैं सस्टेन मतलब पूरे दिन एक सेकुलर ट्रेंड रहा जहां ओआई में, वो था सिर्फ फार्मा स्पेस, सिर्फ फार्मा स्पेस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। दूसरा स्पेस जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी विजिबल थी वो था आपका ऑटो, और ऑटो में 3 कैंडिडेट्स थे। बजाज ऑटो करीब 14% का बिल्डअप यहाँ पे था। एस्कॉट्स में करीब 3.4% का बिल्डअप, और आयशर में लगभग 3% का बिल्डअप। और एक केमिकल स्पेस में थोड़ा पिछले 4-5 सेशन से हरकत नजर आ रही है, लेकिन जहां तक ओआई एडिशंस का सवाल है, इट्स ओनली अतुल लिमिटेड 4.2% का बिल्डअप यहाँ पे हुआ है। आप लोगों ने बैंकों की बात की, और बैंक्स में बहुत सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन आज नहीं हुआ है। ज़्यादातर बैंकों में अगर आप देखें तो आज थोड़ी बहुत शॉर्ट भी बनी हुई है। इट्स ओनली एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक जो कि ओआई की शीट पे थोड़ा बहुत लॉन्ग एडिशन लेके बैठे हैं। अदरवाइज बाकी सारे स्टॉक फ्यूचर्स में कोई सब्सटेंशियल लॉन्ग नहीं है। इट्स ओनली एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक हर्षदा जो कि डिलीवर कर रहे हैं। हर्षदा, तो इंटरेस्टिंग ट्रेड्स वहां पर आपने आइडेंटिफाई किया है। कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज सॉलिड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। और जैसे आप मेंशन कर रहे थे, दवा का तो साथ अच्छा खासा मिला है। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला देखिए, दोनों एंड्स पर ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए। अदानी एंटरप्राइजेज में कंसिस्टेंट खरीदारी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, और एशियन पेंट्स 2800 पर लौटा है, करीब 1.5% का इजाफा। आईजीएल जैसे काउंटर्स, जेएनएफसी जैसे काउंटर्स में खरीदारी। इंडिया मार्ट भी आज 3% ऊपर है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आज हम देख रहे हैं करीब 2 से 2.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो बैकफुट पर हैं। नेस्ले मिसाल के तौर पर पावर ग्रिड में हल्की मुनाफा वसूली। चोला इन्वेस्टमेंट कल परसों खूब भागा था, आज एक बैकफुट पर आया है काउंटर। और एबीबी में भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, करीब 2% तक का दबाव इस स्टॉक में बनता दिखाई दिया है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है एक्सेप्शनल मूव्स देखने को मिले तेजी और मंदी की तरफ। चलिए आपको फटाफट हमारे पैनल से मिलवाते हैं जो आपको बताएंगे इनमें से
कहाँ पर आपको अभी भी मौका है ट्रेड लेने का। तो आज फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी हैं। फिर आगे हम सुदीप बंदोपाध्याय को भी जोड़ने वाले हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ है प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राहुल शर्मा, राजेश सातपुते और चंदन तापड़िया। 2:20 पर TCS पर तो हाईलाइट आएगा ही, क्योंकि आज शाम को नतीजे आने वाले हैं। इन्फोसिस की भी बात करेंगे, लेकिन IT कंपनियों के लिए ये फोर्थ क्वार्टर कैसा रहेगा और आने वाली तिमाहियों के लिए क्या आउटलुक है, उस पर डिटेल लेंगे ओमकार टंकसाले से भी। जय, साथ ही साथ 4 का चौका, ये खास सेगमेंट जिसमें आप आज 4 प्रकार के ट्रेड्स देखेंगे, वो आपकी स्क्रीन पे आएंगे, उसकी श्रेणी। उसमें आज हम सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे राहुल शर्मा जी से। या फिर सुपरस्टार आज मानस जायसवाल जी के सौजन्य से आएगा 4 का चमत्कार राजेश सतपुते, और मिड कैप फंडर शर्मिला जोशी देंगे। 3 बजे रीडिंग रूम चेक लेंगे हम यतिन के साथ, और उसके बाद 3:10 पर वॉल स्ट्रीट से क्या संकेत है डाउ फ्यूचर्स को देखने के बाद BTST का क्रम शुरू करेंगे ठीक 3:10 पर। अनुज। ओके, बिल्कुल वीरू, अब काम करते हैं, कॉल्स लेते हैं फिर और अपने एक्सपर्ट से जोड़ते हैं। बाय द वे, उससे पहले एक बार जरा डीवीज लैब्स लेकर आते हैं। आज सुबह मार्केट खुलते ही हमने एक चीज़ वीरू आइडेंटिफाई की थी कि शायद आज का स्टॉक ऑफ द डे डीवीज ही रहने वाला। 2% ऊपर खुला था वो स्टॉक, लेकिन जिस तरीके से ऊपर खुला था, ब्रेक अवे गैप, लग रहा था कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है और अब ये अपने टेम्प्रेरी फ्रीज की तरफ बढ़ रहा है इस समय 10%। इस पर और बात करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्यों इतनी तेज़ी डीवीज में आई। लेकिन सुबह सुबह क्लियरली वो एक ट्रेड आपके लिए आइडेंटिफाई हुई थी, और फार्मा में तो आज एक्चुअली पूरे दिन ज़बरदस्त ट्रैक्शन रहा है। लेकिन गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है SRF, गुड ओल्ड SRF। यहाँ पर तेजी है, मोमेंटम अच्छा है, और जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है अब मोमेंटम और तेजी पकड़ेगा। ट्रेड कर रहा है 2424 पर। मेरे ख्याल से स्टॉक कराना चाहिए 2410 का, और टारगेट होगा 2450 to 2460। SRF पर ध्यान देना चाहिए आज और कल के लिए। SRF 2410, यकीन मानिए SRF इस दौर की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, और जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस दौर, दैट मीन्स पोस्ट आई थिंक 10 नवंबर 2022 लास्ट ईयर की, ये अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे है। क्लोजिंग अगर यहाँ पे आती है तो नवंबर के बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग होगी। एक बहुत ही शानदार रेंज ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी प्रकाश से तलाशते हुए। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन आइडिया है वो मैकडॉवेल है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए, और अब लग रहा है कि बेस ऑलरेडी 740 के आसपास स्टॉक ने बना लिया है। आज हमें हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन मिला। एक रेजिस्टेंस था 760 की रेंज में, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 754 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 790 तक के टारगेट्स पॉसिबल है मैकडॉवेल में। तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, दोनों ही कैश लेवल्स है, और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 770 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं मैकडॉवेल का, जो कि 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर खरीदारी करिए, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 22 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स 790 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, या फिर आप 770 का कॉल भी लेकर चल सकते हैं। राजेश सातपुते, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? शायद जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। नज़र तो फार्मा पे, सेकंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये इस पे भी मेरी नज़र थी। दोनों कवर हो चुके। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़े फार्मा में ही हम लोग मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करेंगे, उससे मैच करने की कोशिश करेंगे रादर। देखिए, थोड़ा बड़ा है, लेकिन काउंटर अभी भी मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और वो है लॉरस लैब। लॉरस लैब का स्ट्रक्चर देखिए क्या जबरदस्त, यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। इसका टारगेट बनता है 355 का, 355 360 की रेंज में जाएगा। तो आपको लॉरस लैब बाय करना है 325 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा 316 का, और जैसे मैंने कहा बड़ा टारगेट लेके काम करे। स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट प्रोबेबली आज के लिए हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कल भी चलेगा, तो इसलिए मैंने लॉरस लैब को चुना है। और अर्शदा जी, ये कॉल हमारे क्लाइंट के साथ शेयर किया हुआ है। ओके, क्लाइंट के साथ शेयर किया हुआ है। मैं एक चीज़ देख रहा था, बाकी मार्केट्स में मैं देख रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी मार्केट इकलौती है। फॉर एग्जांपल ब्राज़ीलियन मार्केट पिछले 7 दिन में करीब 10% भागी है। तो मतलब सिर्फ हमारा मार्केट अकेला नहीं है जो इस तरीके की रैली दिखा रहा है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर रैली तो खैर ज़बरदस्त बनी है। एक और स्टॉक जो लगातार तेज़ी दिखा रहा है, कल भी बहुत तेज़ था और आज फिर इसने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया, वो है बजाज ऑटो। और इनफैक्ट अब मेरे ख्याल से शायद ये लाइफ टाइम हाई है। 4293, 4250, 4260 था मेरे ख्याल से प्रिवेलिंग लाइफ टाइम हाई, और अब ये शायद उसको क्रॉस कर रहा है। और
ऐसा क्या हुआ इस महीने में? 11% का मूव, 6% इस हफ्ते, 11% इस महीने और फ्रेश 52 वीक हाई। मानस, ये ट्रायम्फ वाली जो डील थी, क्या वो अकेले स्टॉक में इतना जोश डालेगी? नहीं, क्योंकि उसके अलावा कुछ वैसे खबर नहीं है। हाँ, इसने एक्चुअली इस स्टॉक ने पहले काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था अपने पीयर्स को, खासतौर से टीवीएस मोटर को, इवन आयशर मोटर्स को। अब मुझे लग रहा है कि इसमें एक लगातार वन वे जो रैली आई है, वो मेरे ख्याल से मार्केट प्राइसिंग कर रहा है कि शायद वर्स्ट इज ओवर। और बजाज ऑटो तो पूरी प्रीमियम सेगमेंट में और एक्सपोर्ट्स में है, तो वहाँ पर शायद एक्सपेक्टेशन है कि बजाज कुछ अच्छा करने वाला है। लेकिन देखिए, काफ़ी लंबा पीरियड था अंडर परफॉर्मेंस का, लेकिन अभी ये जो ब्रेकआउट आ रहा है, मानस, इसे अभी भी अप्रोच किया जा सकता है क्या? क्योंकि कल भी हम यही सवाल पूछ रहे थे। कल अगर किसी ने कॉल्स ली होंगी, वो कॉल्स आज मोर देन डबल हुई हैं। मैं देख रहा था 4300-4400 की कॉल्स डबल से ज़्यादा बढ़ी हैं। अभी इस समय यहाँ पर कोई ट्रेड है क्या? देखिए, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है अनुज जी। और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे, मंथली चार्ट पे स्पेशली अगर आप देखेंगे, तो वहां पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो तो 5,000 रुपए के आसपास आते हैं, और मेरा समझना है कि शायद 6 से 8 मंथ में आपको शायद 5,000 के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो अब हर गिरावट पे खरीदारी करनी है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ट्रेडर के तौर पे आपको अपना स्टॉप लॉस पहले रिवाइज करना पड़ेगा। जो पिछला हाई है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है बजाज ऑटो, अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब आपको यहाँ से भी 200-250 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, वहां पर आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 40 to 40 कर ले, फिलहाल के लिए बने रहे, कहीं पर भी कोई वीकनेस नहीं है चार्ट्स पे। ओके, हल्का सा स्लिप मार्केट में, बहुत हल्का सा। तो देखिए, अभी 3:30 से पहले थोड़ा मार्केट शायद नर्वसनेस थोड़ी सी दिखाए, क्योंकि एक बड़ा डेटा पॉइंट आना है। हालांकि बाकी मार्केट्स एकदम रिलेटिवली स्टेबल हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक स्टॉक जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत सुबह से बनी हुई है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी भी इस समय स्टॉक डेलो से थोड़ा ऊपर है, लेकिन क्लियरली थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर बनी है। उसके अलावा एक तो और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय डिसेंट मूव्स बन रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, काफ़ी स्टॉक्स हैं एक्चुअली जहाँ पर इस समय एक आपको मोमेंटम दिखाई देगा। कोलगेट लेकर आइए जरा एक बार। कोलगेट इस समय डे हाई पर, और सुबह बात हो रही थी इंडसइंड बैंक की, वहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ थी। सुबह हल्का सा नीचे खुला एज टॉप निफ्टी लूजर, लेकिन अब ये स्टॉक शानदार रिकवरी दिखा के ग्रीन में आ रहा है। सतपुते जी, कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर इंडसइंड बैंक में आज की रिकवरी को देखकर? ये ऑलमोस्ट वही है जैसे मारुति ने परसों रिकवरी दिखाई थी खराब न्यूज़ पर। यस, इंडसइंड का डेली चार्ट भी देखे तो पिछले अगर आप 10 ट्रेडिंग सेशन है, इसने अपने 10 और 20 डे को रिस्पेक्ट किया है, जो करीबन 1060 के आसपास है। कल भी हमारे इस पे बात हुई थी, तभी मैंने ये कहा था 1060 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वहीं से ये पलटता है। तो मेरे हिसाब से देखिए, लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो 1060 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मेरे हिसाब से इसका टारगेट जो पेंडिंग होगा वो रहेगा करीबन 1140 का। वहां पे पहला पड़ाव है, छोटे छोटे हर्डल्स आएंगे, लेकिन काउंटर में अभी भी स्ट्रेंथ है, तो इससे लॉन्ग फॉर मी ओनली। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, राहुल शर्मा जी को जोड़ लेते हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। ऑलमोस्ट सेम कहानी रिपीट हुई FI शॉर्ट्स की। इस बार थोड़ी देर हो गई, मतलब नॉर्मली 75-80% से घूम जाता था वो, इस बार 90% तक गए, फिर घूमे, लेकिन कहानी वही, फिर एकदम से 6-7 दिन की शॉर्ट कवरिंग और उसमें ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की निफ्टी रैली। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस मार्केट को? अनुज जी, दो चीजें हैं। एक तो निफ्टी का जो RSI है 60 के ऊपर जा चुका है, और ये लास्ट टाइम 60 के ऊपर तब था जब निफ्टी 18,700 के आसपास था, ऑल टाइम हाइस के पास था। दूसरी चीज ये है, ये जो क्वालिटी है, जो मार्केट एक तरह से जो थ्रस्ट, जो एक इंडिकेटर है जो पूरे मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन बताता है, वह उसकी क्वालिटी इनफैक्ट प्रीवियस स्टॉक से भी बेटर है। तो मेरे हिसाब से ये जो अपमूव चालू हुआ है 17,800 में, एक बार यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि अगर कोई डिप वगैरह आता है तो ये क्लासिक बायो डिप मार्केट है, जहां पे पोजिशनली हमें लगता है कि 18,200 तक के लेवल्स निफ्टी में इमीडिएट यानी कि आने वाले 10 से 15 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हमने एक अच्छी रैली देखी 1000 पॉइंट के नीचे से, तो प्रॉफिट्स बुक करें। अगर डिप आता है 17,500 के आसपास का, तो वहां पर री एंट्री के मौके बनेंगे। मेरे हिसाब से इस मूव्स के लेग्स जो है वो लंबे हैं। ओके, ये मूव थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा अगर संक्षेप में कहूँ तो। अच्छा राहुल जी, इस वक्त का आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? क्या एग्जैक्टली स्टॉक स्पेसिफिक होकर चेज करना चाहेंगे आप? या देखिए, कोल इंडिया में आज एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ है आज के सेशन में, और ये ब्रेकआउट है 15 नवंबर से लेकर जो एक अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में चली आ रही थी, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन
का ब्रेकआउट आज के सेशन में हमें देखने मिला है। मेरे हिसाब से 240 रुपीज तक के इमीडिएट टारगेट्स आपको कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। कोल इंडिया को बाय करने की राय रहेगी। 222 का स्टॉप लॉस लगा है और एक अच्छा यहाँ पर मुझे लगता है कि मोमेंटम मूव यहाँ पर बन सकता है। खास करके जो पीएससी इंडेक्स का भी मूड और माहौल है उसको देखकर भी लग रहा है कि ये सेक्टर प्रेफर्ड रहेगा। तो कोल इंडिया में हमारी आज की टॉप कन्विक्शन पिक है लॉन्ग के लिए। ओके, कोल इंडिया में पिछले 4-5 सेशंस इसमें एक सिग्निफिकेंट ओआई एडिशंस भी था, आपको याद होगा, और 227 पे ट्रेड करता हुआ पिछले 5 क्या इनफैक्ट इसमें मेरे ख्याल से कमेंसमेंट ऑफ दिस सीरीज लगभग 2 या 3 अप्रैल से लगातार ह्यूज ओआई एडिशंस हो रहा है। पहले एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी इसकी 210 की कॉल में, देन 220, अब 230 की कॉल लेके आई है, इस वक्त डे हाई पे ट्रेड कर रही है। लेकिन मैं एक और आई थिंक थीम पे जो फोकस करना चाहूँगा दैट्स होटल्स। इंडियन होटल इस वक्त डे हाई के क्लस्टर में, ये ट्रेड उसी से लेंगे जो भुक्तभोगी हैं। मानस, ये पिछले एक्सटेंडेड वीकेंड में आप कहाँ जा रहे थे जहाँ पे आपको इंडियन होटल्स की एक मात्र प्रॉपर्टी थी जो नहीं मिली, और इंडियन होटल्स पे आपका टेक इस वक्त क्या है? 330, 329 जी। तो देखिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है दुधवा नेशनल पार्क के पास में, तो वो मैंने ट्राई किया और काफी टाइम से नजर थी वहां पर। तो अच्छा वीकेंड मिल रहा था तो लग रहा था कि शायद वहां पर जा पाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं मिली, इसीलिए वो टूर कैंसिल हो गया। तो चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स में तो कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, अभी भी बहुत स्ट्रेंथ लगती है। कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडरटोन बुलिश है और मेरा समझना है कि 332 के ऊपर निकला तो कम से कम 350 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, कहीं पर चार्ट्स पे कोई प्रॉफिट बुकिंग के साइन भी नहीं है, इसलिए अभी भी खरीदारी करिए। 324 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इंडियन होटल्स में अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडियन होटल में एक तेज़ी की राय, यहाँ पर अभी भी मौका है तेज़ी की पोजीशंस लेने का। और अब तो वो छुट्टियों का सीज़न, एक्चुअली समर वेकेशंस वाला शुरू होना है, फिर देखेंगे क्या एक्शन नज़र आता है स्टॉक्स में। शर्मिला, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? यस, आई थिंक कि फार्मा में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से डेटा आया है कि मंथ ऑन मंथ काफी अच्छे एक्सपोर्ट्स आए हैं कुछ कंपनीज से तो उनमें आई थिंक इप्का एक नाम होगा। इप्का की तरफ देखा जा सकता है। ग्रैन्यूल्स आई थिंक इज अनदर बेनिफिशियरी। तो आई थिंक जो फ्लेवर है अभी का वो बहुत लंबे समय के बाद फार्मा की तरफ जो यू नो वी आर री लुकिंग एट फार्मा। तो आई थिंक वहां पर एक नजर है। इप्का आपको पसंद है और ओवरऑल फार्मा पर एक रीलुक आ रहा है। इनफैक्ट फार्मा पर डिटेल डिस्कशन भी करेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या डेटा पॉइंट्स है जिसको सुनकर आज मार्केट ने तेजी की पोजीशंस ली है डीवीज में और ऑफ कोर्स बाकी कंपनियों में भी। लेकिन एक स्टॉक, क्योंकि जब अनुज बजाज ऑटो मेंशन कर रहे थे तब मेरी नज़र आयशा पे थी और तब से लेकर अब तक अगर आप देखें आयशा में नियरली 3% तक की तेजी आ गई है पिछले 10-15 मिनटों में। करीब आधे % के गेन्स और ये अपने नाम पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3141 के लेवल्स इस समय स्क्रीन पर है। राहुल शर्मा, आप टेक्निकली बताइए ये स्टॉक कैसे पॉइज्ड है? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, काफी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम है ऑटो इंडेक्स में और आइशर मोटर्स में खास करके इनफैक्ट जो लास्ट 2 दिन में रिकवरी देखने मिली है बहुत ही फास्ट और ब्रूटल रही है। मेरे हिसाब से अगला जो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए 3220 के आसपास है। तो आई थिंक वहां तक मेरे हिसाब से ये मूव अनचैलेंज रहना चाहिए, मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए स्टॉक के अंदर। आपके पास लॉन्ग पोजीशन से स्टॉप लॉस ट्रेल करें, मेरे हिसाब से फ्रेश लॉन्ग 3150 के ऊपर बनेंगे जो इसके 200 दिन की मूविंग एवरेज है। 3080 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के। देखिए आयशर का आज का चार्ट और आयशर का 6 महीने का चार्ट अगर आप सुपर इम्पोज कर देंगे तो हर्षता एकदम सिमिलर है और मुझे आजकल हर चीज़ में वो चैनल दिखाई दे रहा है। तो आयशर का 6 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से एक महीने का नहीं 6 महीने का लेकर आइए। 6 महीने का चार्ट देखिए, एकदम स्टोरी ब्यूटीफुली डिफाइन होगी वहाँ पर किस तरीके का। ये देखिए, ये वो 6 महीने का चार्ट और एकदम वही चैनल फॉर्मेशन है यहाँ पर और वो उससे ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया वैसे, लेकिन अब थोड़ी सी रैली दिखा रहा है क्लियरली। तो क्लियरली वहाँ पर इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब फोकस करते हैं आज के बड़े इवेंट पर। हम पहले बात कर रहे थे ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन की, लेकिन अर्निंग्स के लिहाज से TCS
के नतीजे आने वाले हैं, उस पर फोकस रहेगा। साथ ही साथ इन्फोसिस कल नतीजे अपने पेश करता हुआ दिखाई देगा। तो पूरा आईटी पैक, पहले तो निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और कल तो शांत था ट्रेड, इनफैक्ट निफ्टी आईटी में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। आज एक पुल बैक देखने को मिला है, करीब 100 पॉइंट ऊपर एटलीस्ट मिड डे के दौरान था। अब 300 अंकों तक की वृद्धि आ चुकी है, लगभग 1% का इजाफा निफ्टी आईटी में। 2 स्टॉक्स रेडार पर रखिए। टीसीएस जो आज शाम को नतीजे पेश करेगा 5-5:15 बजे, और इन्फोसिस जिसके नतीजे कल आने वाले हैं। तो टीसीएस नियरली 1% ऊपर और इन्फोसिस में करीब 1.5% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। अब आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हम ओमकार टंकसाले को भी जोड़ने वाले हैं। उनसे भी समझा जाए कि कैसे पॉइस करना है आपने, टेक्नोलॉजी कंपनियों से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। लेकिन आशीष, आज और कल 2 दिग्गज कंपनियों के नंबर्स, पहले क्या किसकी बात, टीसीएस, एक बार रिकैप दे दीजिए। जहां तक टीसीएस की बात है, हम कल मेंशन कर चुके हैं कि जो वैसे अक्रॉस द बोर्ड इस बार एक म्यूटेड ठंडा क्वार्टर रहने वाला है। कई क्वार्टर्स बाद इस तरह की पस्त परफॉर्मेंसेस आपको टॉप लाइन के फ्रंट पे आईटी कंपनीज में नजर आएगी। जहां तक टीसीएस की बात है, एटलीस्ट टियर 1 प्लेयर्स में, या आसान शब्दों में कहूं तो निफ्टी 50 की जो 5 आईटी कंपनीज है उसमें सबसे अच्छी ग्रोथ कोई मैप करके देगा तो वो टीसीएस होगा। 1% के आसपास कांस्टेंट करेंसी में उछाल होगा। पर ये सबसे अच्छी ग्रोथ जो 1% की मैं कह रहा हूं, दरअसल पिछले 10 क्वार्टर्स की औसतन ग्रोथ 3-3.5% क्यू ऑन क्यू रही है। तो यहां पे भी ग्रोथ देखिए किस तरह से पस्त पड़ेगी। मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इनके केस में इन्होंने काफी हद तक सबलेट करे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए थे, उसका रैशनलाइजेशन हो रहा होगा, एफिशिएंसी किकिंग हो रही होंगी, प्लस वो जो एट्रिशन कम हो रहा है उसका फायदा मिलना है। तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव होंगे एटलीस्ट टीसीएस के। पर कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होनी है जो आज शाम को आएगी, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इनके साथ, क्योंकि 2 एमडी साहब से मिल रहे होंगे आप आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगी, एक जा रहे हैं एक आ रहे हैं, दोनों के बीच के ट्रांजिशन के बाद किस तरह की कमेंट्री उभरती है, क्या बातचीत होती है, और जो गोपीनाथ साहब ने इस कंपनी को रीजिक करने की कोशिश करी थी उस पर अब कितना टिकेंगे, क्या बदलाव होंगे। टीसीएस ना सिर्फ एनवायरमेंट के लिहाज से, कंपनी स्पेसिफिक भी इंपॉर्टेंट होगा, क्या क्या बात होती है आज। चलिए तो एक काम करते हैं, ये तो क्योंकि हम टीसीएस की बात कर रहे हैं, नंबर्स आ जाने हैं और अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है तो इन्फोसिस पे जाने से पहले एक बार टीसीएस पर एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। एक बार राजेश पालवे जी को जोड़ लेते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से आप टीसीएस में एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। राजेश जी ने ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली दोपहर में दी थी, एक बार इसको रिविजिट करते हैं क्योंकि थोड़े से प्रीमियम्स चेंज हुए होंगे। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, डेटा को अगर हम देखें टीसीएस का, तो रिजल्ट के पहले जरूर आईवी ऊपर रहती है और फिर उसके बाद श्रिंक जरूर होती है। हमने पिछले 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट में यहाँ एनालाइज किया है, और अभी डेटा देखें तो 3300 पे मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन है और लोअर साइड पे देखें 3100, तो दायरे में ही दिख रहा है यहाँ पे डेटा। और हमें लगता है जिस तरीके से प्रीमियम्स है उसमें भी हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड ही मूव रहेगा टीसीएस का रिजल्ट के बाद ही। तो हम यहाँ पे आयरन कॉन्डर 4 लेग स्ट्रेटेजी यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं, जिसमें हम 3200 का यहाँ पे कॉल और पुट सेल करेंगे। प्रीमियम्स थोड़ी सी चेंज हो गई, अब 3200 का कॉल ऑलमोस्ट 85-86 के आसपास है, इसको बेचना है, और 3200 का पुट जो कि ऑलमोस्ट ट्रेडिंग कर रहा है 3940 के आसपास, तो ये दोनों प्रीमियम बेचनी है। तो इसमें हमारा जो इन्फ्लो ऑलमोस्ट आ रहा है 125 रुपीज का इन्फ्लो है। अब रिजल्ट है तो यहाँ पे अगर कोई सरप्राइज आइदर साइड पॉजिटिव और नेगेटिव बड़ा सरप्राइज आता है तो यहाँ पे बड़ा मूव बनेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको आउट ऑफ द मनी कॉल पुट लेके इसको हेज करेंगे, और हम यहाँ पे जो प्रीमियम ले रहे हैं वो बाय करेंगे कॉल ऑप्शन 3340 का, जो कि 20 रुपए 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए 3060 का पुट बाय करेंगे जो कि 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रेटेजी को इनिशिएट करने में हमारी जो नेट इनफ्लो आ रहा है वो करीब 90 रुपीज के आसपास आ रहा है। तो हमारा जो रेंज रहेगा प्रॉफिट का वो 3110 से लेके 3320 की ये रेंज में हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो ये स्टॉक अगर इसी रेंज में मूव होता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे जो प्रीमियम श्रिंक होगी उसका एडवांटेज लेने के हम ये स्ट्रेटेजी करें। तो आइदर इसको बेसिकली देखें तो एक शॉर्ट स्ट्रेडल है और एक लॉन्ग स्ट्रेंगल है, तो 4 लेग स्ट्रेटेजी कर रहे हैं अनलिमिटेड रिस्क को बचाने के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी में हमें लगता है कि अगर ये इस रेंज में रहेगा तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी रेंज
में उसमें हाईएस्ट प्रॉफिट 3200 के आसपास अगर एक्सपायर होता है, एक्सपायरी तक भी होल्ड करते तो 17,000 के आसपास के प्रॉफिट बनेंगे और इसमें जो रिस्क आएगी वो करीब आएगी आपके 8,000 के आसपास। तो 1:2 काइंड ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है। लेकिन बेसिकली हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया है, अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही हमें प्रीमियम जैसे ही श्रिंक होगी हम इसको प्रॉफिट भी बुक करेंगे। ओके, ये फिलहाल आपके लिए खास रणनीति टीसीएस पर बनती हुई दिखाई दे रही है, उस पर आपकी नजरें हैं। ये आज के लिए लार्जली वैलिड है, राइट? या फिर कल सुबह इसे रिविजिट की जाए? एग्जीक्यूट तो आज ही करना होगी और कल रिजल्ट के बाद जो मार्केट में रिएक्शन आएगा उसके बाद इसको फिर एग्जिट लेंगे। इसमें पोजीशन बनाइए और कल रिजल्ट के बाद इसमें एग्जिट करिए और मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस डिफाइंड है स्ट्रैटेजी में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप को कोई बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होनी चाहिए स्ट्रैटेजी को लेकर। राजेश जी शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। चलिए ये तो बात हो गई टीसीएस की, लेकिन अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। और इन्फोसिस के केस में तो कल आ रहे हैं ना इन्फोसिस के नंबर, कल शाम को। तो मतलब 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा अच्छे से उसको नंबर्स स्टडी करने के लिए, लेकिन एक बार उसका प्रीव्यू कर लेते हैं। और इस समय स्टॉक डे हाई पर। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ, तो टीसीएस तो क्योंकि कल मेंशन था इसलिए जल्दी में बताया। इन्फोसिस डिटेल में समझाता हूं आप लोगों को। पहले तो इन्फोसिस के रिटर्न आईटी सेक्टर के साथ मैप करके दिखाइए किस तरह का अंडर परफॉर्मेंस इन्फोसिस ऑफ लेट कर रहा है। इन्फी ईयर टिल डेट 1% 5.5% दिखाइएगा प्लीज। 5.5% का ईयर टिल डेट दबाव, उसके सामने आईटी सेक्टर 1% मजबूत खड़ा हुआ नजर आएगा आपको। इस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्टेड है? कल जब नंबर्स आएंगे बाजार बंद होने के बाद, एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू फ्रंट पे डॉलर आए, रुपए में आए 1% 1.25% के आसपास का जंप। कांस्टेंट करेंसी 1/4 से 0.5% के आसपास का केवल उछाल होगा। बहुत डिवाइडेड है स्ट्रीट इस बार, क्योंकि ब्रोकरेजेस इसी को ट्रैक करते हैं। बहुत डिवाइडेड है। कुछ ब्रोकरेजेस इवन -0.1% की बात कर रही हैं, तो कुछ ब्रोकरेज प्लस 1.1% की बात कर रही हैं। इस तरह से सब के ओपिनियंस बदल रहे हैं। हाँ, यह बात सच है, अगर 1% से कम की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आई तो Q1 FY21 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन होगा। 10-11 तिमाहियों में सबसे खराब प्रदर्शन शायद कल रिपोर्ट होगा। अगर ऐसा हुआ तो मार्जिन्स के केस में फ्लैट मार्जिन्स होंगे, मुनाफा करीब 0.5% के आसपास का दबाव, या कह लीजिए मुनाफा भी Q-on-Q फ्लैट नजर आएगा। रेवेन्यू टॉप लाइन परफॉर्मेंस के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो गाइडेंस इन्फोसिस की। गाइडेंस के केस में इस बार जब गाइडेंस आएगी तो उसमें कुछ कंजर्वेटिज्म होगा, कुछ अनिश्चितताएं, कुछ अनसर्टेनिटीज फैक्टर इन हो रही होंगी। गाइडेंस की प्लेट प्लीज रख दीजिएगा स्क्रीन पे। ना सिर्फ गाइडेंस की, रेवेन्यू गाइडेंस की। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस एक्सपेक्टेड है। लार्जली ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान रही हैं कि ये कंपनी जब अपने नंबर्स प्रेजेंट करेगी 6 से 8% की बात करेगी। FY23 की गाइडेंस जो ग्रोथ की है वो 16.5% की है। 16.5% के सामने 6 से 8% की बात यहां पे हो रही है। और यहां पे भी ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस जाना जाता है कंजर्वेटिविज्म के लिए हमेशा से। पिछले साल जब गाइडेंस की शुरुआत हुई थी 13-13.5% से हुई थी। 13 से 15% का बैंड इवेंचुअली गाइड करते करते 16-16.5 पे पहुंचे। हर क्वार्टर में गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करा था। देखते हैं इस बार कितने कंजर्वेटिवली शुरुआत करते हैं और कैसा पैन आउट होता है। एक और चीज, ये 6 से 8% मैंने रखा हुआ है, ये लार्जली सब मान रहे हैं। इसमें एक ब्रोकरेज इंटरेस्टिंग है, सीएलएसए कह रहा है कि ये 6 से 8 नहीं होकर शायद हो सकता है दायरा बढ़ा दें, 5 से 8% के साथ शुरुआत करें। ये 300 बेसिस पॉइंट्स का दायरा क्यों बढ़ के नजर आएगा? उनका मानना है क्योंकि जिस तरह की अनसर्टेनिटी है वो बड़ा गाइडेंस बैंड उस अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखते हैं इवेंचुअली गाइडेंस क्या देती है इन्फी। दूसरी तरफ जो मार्जिन की बात है वहां पे 21 से 23% के आसपास की मार्जिन बैंड की बात करेंगे शायद पूरे ईयर के लिए। पिछले साल भी इसी के साथ शुरुआत करी थी, लेकिन साल खत्म होते होते वो बैंड रिड्यूस होकर 21 से 22% कर दिया गया था। नजर कहाँ रहेगी? 3 चीजें बाकी वो कमेंट्री अपनी जगह। BFSI, उस पे इंपैक्ट कैसा पड़ रहा है? पिछले क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे BFSI केवल 5.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो करा था, जबकि कंपनी की ग्रोथ थी 13.7%। अंडर परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर से शुरू हो चुका है। डील विंस कैसी हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप लेवल एग्जिट्स हुए, 2 प्रेसिडेंट्स ने इस बीच जान के छोड़ दिया था। हालांकि दोनों ने
किसी ने कॉग्निजेंट का पदभार संभाल लिया, एमडीसीओ का, किसी ने टेक महिंद्रा का, लेकिन ये टॉप लेवल एग्जिट्स दिक्कत कर रहे हैं। वो रिटर्न वाली प्लेट फिर से लेकर आइएगा स्क्रीन पे, जिससे लिंक की शुरुआत करी थी। रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस के पीछे बड़ी वजह वैसे ये टॉप लेवल एग्जिट्स थे इन्फी के। इससे रिलेटेड भी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इम्पॉर्टेंट कमेंट्री ऑफ कोर्स दोनों कंपनियों से आती हुई दिखाई देगी और देखना यही है कि इन्फोसिस जिसने लार्जली अंडर परफॉर्म किया है वर्सेस टीसीएस पोस्ट नंबर्स, दोनों का हाल क्या रहता है। इस बीच इन्फोसिस पर ही अपडेट आ रहा है कि 47,000 शेयरों में बड़े सौदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक करीब 1.5% ऊपर है। ओमकार टंकसाले हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जो क्लोजली ट्रैक करते हैं सेक्टर को। आशीष ने इनफैक्ट टीसीएस और इन्फोसिस की बात की, लेकिन Q4 लार्जली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसी क्वार्टर में वो बैंकों का पेन सुना है अमेरिका में और यूरोप में। उस लिहाज से क्या आप कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या इन कंपनियों की तरफ से? क्या एक शौका आ सकता है इन टर्म्स ऑफ कमेंट्री या फिर नंबर कहीं? नहीं, मैं ज़्यादा आउट ऑफ कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मुझे दिख रहा है कि एक ग्रोथ लेवल है जो मॉडरेट लेवल पे होते जाते हुए दिख रही है। ये क्वार्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मैनेजमेंट से सुनना कि अगला क्वार्टर्स का या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर्स का आउटलुक कैसा रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास डील पाइपलाइन भी है ये फिर भी वो डिले कर सकते हैं या होल्ड ऑन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स। तो अभी जो लास्ट ईयर उन्होंने जो डील पाइपलाइन किया है 10 बिलियन 15 बिलियन डॉलर्स की, फिर भी वो अगर डिले होती जाती है तो एक ग्रोथ मोमेंटम स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है जो कोविड आवर्स में, तो वो बहुत प्रेशराइज थे। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, उधर डिमांड बहुत रोबस्ट था। अभी पूरा का पूरा ये जो है सिनारियो एक चेंज होते हुए दिख रहा है कि अभी डिमांड सिनारियो में थोड़ा स्केप्टिकल व्यू क्यों फिर अनसर्टेनिटीज दिख सकती है, या फिर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट थोड़ा ईज आउट होते हुए दिख सकता है हम सब लोग को आईटी के करीब। तो FY24 की आउटलुक और कमेंट्री मैनेजमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना आउटलुक होगा। क्लाइंट्स के साथ अगर एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट से क्या आउटलुक आते हुए दिख रहा है, क्लाइंट क्या बोल रहा है, कितना आउट ग्रो हो रहा है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन देख रहा है कि एक ऑटोमेशन प्रोसेस में एक्सपांशन की तरफ क्लाइंट्स जा रहा है। ये कमेंट्री सुना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ओके, तो ओंकार जी, आपका इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस इस समय रुझान किस कंपनी की तरफ ज़्यादा है? मेरा इन्फोसिस की तरफ जा रहा है। टीसीएस के करीब में थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। हालांकि टीसीएस का थोड़ा स्टेबलाइज होते हुए रिजल्ट्स या फिर इम्पैक्ट स्लो डाउन होते हुए दिख सकता है हम लोग को, क्योंकि वो मार्जिन्स में ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटीज ज़्यादा है और साइज बहुत बड़ा है, तो दे कैन मैनेज द ओवरहेड कॉस्ट। लेकिन इन्फोसिस की अगर देखा जाए तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा इम्प्लीमेंटर रहा है और आगे भी जाकर रह सकता है। तो हालांकि एक अच्छा क्वार्टर्स पे आउटलुक बनते हुए आप सब लोग देख सकते हैं कि इन्फोसिस इज डूइंग बेटर देन टीसीएस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ओके ओंकार जी, थोड़ा सा मैं अगर इस चर्चा को और एक्सप्लेन करूं, आई मीन जो हर्षता का कोर प्रश्न था एग्जैक्टली इस BFSI पेन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। टीसीएस अप्रॉक्सीमेटली 38% रेवेन्यू, BFSI, LTI माइंट्री करीब 37%, विप्रो करीब 35% है। इन तीनों स्टॉक्स पे आपके व्यूज क्या है इस वक्त? जी, BFSI वर्टिकल बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोजर। यस एग्जैक्टली, ये तीन स्टॉक्स पे मैं स्पेशली आपकी राय चाहूंगा। विप्रो, LTI माइंट्री, स्पेशली LTI माइंट्री को लेकर बड़ा थोड़ा सा फियर में था। लेकिन BFSI वर्टिकल में अगर आप देखा जाए तो BFSI वर्टिकल हालांकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है सारे ब्लू चिप या फिर मिड कैप सेक्टर्स में। वो सबसे एक इम्पैक्टेड सेक्टर है और रहेगा, क्योंकि जो हम लोग ने देखा SVB की तरफ जो ये हो गया तो फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा है, जाकि लार्जर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन स्टिल यूरोप एंड अमेरिका, और जो हालांकि उधर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है तो एक स्लो डाउन BFSI सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं। रिटेल, BFSI एंड हाईटेक विल लाइकली टू इम्पैक्ट ऑन अ लार्जर साइड। ये तीन सेक्टर्स है
जो कि इमीडिएटली इम्पैक्ट दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बाद में 6 महीने के बाद आप रिकवरी देखेंगे तो ये 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा रिकवरी होगा, क्योंकि जो बिजनेस का डिपेंडेंसी है, माना कि ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है या फिर एटीएम्स है, लॉट ऑफ देयर प्रोसेस हैज बीन ऑटोमेटेड, तो वो हम लोग को एक रिकवरी ये 3 सेक्टर में ज्यादा होते हुए दिखाई सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 6 महीने के लिए एक स्लो डाउन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीएफएसआई, रिटेल एंड हाईटेक में। 6 महीने का स्लो डाउन देखने को मिलेगा और उसके बाद होपफुली एक पिकअप देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप ओमकार मारले समय निकालने के लिए और आप डिटेल राय देने के लिए कि क्या एक्सपेक्टेशन है। तो बड़ा दिन डेफिनेटली है। अब टीसीएस पर हमने एक स्ट्रैटेजी राजेश पालविया से समझ ली थी। राहुल शर्मा, इन्फोसिस को लेकर कोई ट्रेड जो इस समय लिया जा सकता है? जी देखिए, जहां तक इन्फोसिस का सवाल है, एक अच्छा यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सप्लाई यहाँ पर टेस्ट होती हुई दिख रही है 1400-1450 के रेंज में। इनफैक्ट इवेंट है और कोई डिसाइसिव डेटा यहाँ पर बिल्ड नहीं हुआ, तो इसे मैं स्किप करना चाहूंगा। आई थिंक वंस एक बार टीसीएस के नंबर्स आ जाते तो यहाँ पर एक टेक्निकल ट्रेड बनेगा अगर 1450 का लेवल डिसाइसिवली निकलता है। तो आई थिंक इस रेंज में आई थिंक इसे अवॉइड करना बेहतर रहेगा। बहुत सही बात बोली राहुल जी ने। आईटी कंपनियों में हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप प्रीएम्प्ट मत करिए, नंबर्स आ जाने दीजिए, फिर गैप अप गैप डाउन जो होना है हो जाने दीजिए, उसके बाद एक ट्रेड लीजिए। अच्छा, कई लोग एक ट्रेड लेते हैं कि वो टीसीएस का परफॉर्मेंस देखकर इन्फोसिस पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। कई बार वो बहुत उल्टी पड़ती है ट्रेड हालांकि, लेकिन नॉर्मली टीसीएस और इन्फोसिस जो भी डिलीवर करते हैं रिजल्ट के बाद वो एक पूरे क्वार्टर का ट्रेंड बना के दे देता है आपको। तो आपको एक पोजिशनल ट्रेड मिलती है, एक अच्छी, उसी हिसाब से अप्रोच करेंगे तो बेटर रहेगा। मीनवाइल मार्केट थोड़ा सा हल्का प्रॉफिट टेकिंग 17,800 के ऊपर से हल्का सा फिसला है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग क्लियरली विजिबल है। और एचडीएफसी बैंक में वो हायर लेवल से थोड़ा सा स्लिप है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा तो है वहाँ पर। एक स्टॉक लेकर आइए, एशियन पेंट्स। काफ़ी समय के बाद थोड़ा ट्रैक्शन है स्टॉक में, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी इस समय इस स्टॉक में, और काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, लेकिन आज इस समय ऑलमोस्ट एट डे हाई। मानस, कोई व्यू इस पर, एशियन पेंट्स पर? देखिए, एशियन पेंट्स पे आज बिल्कुल लोअर लेवल पे बाइंग देखने को मिली है, लेकिन ये आज फिर से 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो मेरा समझना है कि जब तक 2800 2810 के ऊपर की क्लोजिंग ना देखने को मिले, आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि आज के पैटर्न को देखते हुए आप अपनी लॉन्ग पोजीशन, जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन अगर बनाई हुई है, तो वहां बने रह सकते हैं 2750 के स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पे 2780 पे ट्रेड करता हुआ। अगर एशियन पेंट्स की बात हुई है तो एक बार पिडिलाइट को भी चेक करते हैं। मिड सेशन में इनफैक्ट मैं इसके वाई की समरी को दिख रहा था 2336, नो नॉट एग्जैक्टली। सुबह एक अटेम्प्ट लिया, कल एक अटेम्प्ट लिया 100 EMA की रेंज को बाइसेक्ट करने का, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया स्टॉक का। एक बार जरा BEL भी रखिएगा स्क्रीन पर, डिफरेंस में जा रहा हूँ मैं। HCL को देखिए, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, सेम इज द केस विद BEL 100 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी 100 की कॉल डे हाई पे ट्रेड कर रही है, एक स्विंग आया है इस स्टॉक में, प्लीज लेके आइएगा। और एक तरफ इंट्राडे क्रॉस चार्ट रखिएगा आप HCL का भी। मेरे स्क्रीन पे इन दोनों स्टॉक्स की ऑप्शन एक्टिविटी में काफ़ी भारी, अगर आप देखें, एक्टिविटी दिखाई दे रही है। HCL जहां डे लो पर है और यहाँ पे इसके 2800 की कॉल डे लो पर, 2800 की पुट डे हाई पे ट्रेड कर रही है। BEL अब डे हाई पर आ गया है। राजेश जी, BEL पे आपका टेक और 100 की कॉल डे हाई पर, कोई व्यू आपका इस पर? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने 100 का प्रीमियम लगाया 2.55, दैट इज द प्राइस जो अवेलेबल है अभी फिलहाल। उसका अगर चार्ट लगाते, कॉल का ही चार्ट लगाते, तो एग्जैक्टली 2.5 रुपए के आसपास ही सपोर्ट है। तो लगता है कि हम कॉल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें चार्टिकली तो बढ़िया सपोर्ट पे खड़ा है। आपको एक 70-75 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सामने जो टारगेट बनता है वो करीबन 4 रुपए 20 पैसे का बनता है। ये हो रही कॉल की बात। लेकिन अगर आप BEL का फ्यूचर का स्ट्रक्चर देखें तो 100 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आने के पूरे चांसेस है 104-105 तक। तो मेरे हिसाब से ये भी एक ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस होगा 98 का, 2 रुपए का, तो स्टॉप लॉस वहां रखेंगे तो उससे अच्छा तो 100 रुपीज का कॉल है, उसे आप बाय करें 70 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। BEL में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अच्छा, हम अब रुख करने वाले हैं 4 का चौका की तरफ, लेकिन मेरी नज़र फर्टिलाइजर कंपनियों पर गई और वहां पर आप देखिएगा फैक्ट 20% के अपर सर्किट पर, मद्रास फर्टिलाइजर 20% के अपर सर्किट पर, NFL 13.5% ऊपर, RCF में 6-6.5% का इजाफा, दीपक फर्टिलाइजर 5% भाग चुका है।
बाकी सब काउंटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिल रहे हैं और चंबल जो थोड़ा सा शांत था वो भी अब करीब करीब 2% की तेजी दिखा रहा है। काबा साहब, इन स्टॉक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी बनती दिखाई दी और मुझे याद है आज सुबह में प्रशांत ने 11 बजे फैक्ट जोड़ा था अपने पोर्टफोलियो में और वो स्टॉक इनके बोलने के बाद 5% भागा और इस समय 19% से ज्यादा के गेन्स दिखा रहा है, अपर सर्किट पर आ गया है। आपको कुछ पसंद है जो शायद इस समय लिया जा सकता है? दीपक हो, चंबल हो, इनमें से कुछ पिक किया जाए क्या? नहीं, एक्चुअली मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि मेरा डेटा नहीं आ रहा। आई एम स्ट्रगलिंग विद द डेटा। नॉट अ प्रॉब्लम। राजेश सातपुते, अगर आप देख सके फर्टिलाइजर स्टॉक्स बहुत तगड़ी तेजी, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी हुई। या बिल्कुल बिल्कुल हर्षदा जी, इनफैक्ट मैं फैक्ट का ही चार्ट देख रहा था लेकिन अभी यहाँ पे जगह ही नहीं बनी है क्योंकि फैक्ट का जो टारगेट दिखता है वो कम से कम मेरे हिसाब से 320 और 325 स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इमीडिएट होना चाहिए। आरसीएफ के भी अगर आप बात करते हो तो आरसीएफ में देखिए यहाँ पे एक छोटा हर्डल है 110 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फैक्ट में मोमेंटम, सेक्टर में मोमेंटम है तो इसका टारगेट कम से कम 120 का होगा। तो डेफिनेटली बाय करना है तो जगह मिल रही है आरसीएफ में। 107 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, बाय करें लेकिन स्टॉप लॉस रखे 4 रुपए का, यानी 102 के आसपास। ओके, चलिए ये बात होगी फर्टिलाइजर स्टॉक्स की। अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे राहुल शर्मा जी से, उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार मानस जायसवाल, चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश सातपुते और मिड कैप फंडा के लिए शर्मिला जोशी जुड़ेंगे हमारे साथ। राहुल जी, आपसे शुरुआत करेंगे, फिर सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपका। मुझे देखिए बैंक निफ्टी में 41,500 के ऊपर जगह ओपन अप हुई है और मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स में यहाँ पे एक अच्छा पार्टिसिपेशन हो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप हमें बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। इनफैक्ट एक रीटेस्ट हुआ ब्रेकआउट आने के बाद में और अब मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक 900 का लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार है। पोजिशनली यहाँ पर टारगेट्स तकरीबन 925 तक के आते हैं और 900 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करके चलने की राय रहेगी। इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए, 10 रुपए प्रीमियम चल रहा है, स्टॉप लॉस लगाइए आप इसमें 5 रुपए का और मुझे लगता है तकरीबन 20 से 25 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे बैंक का 900 का कॉल ऑप्शन बाय करने की राय है। ओके, राहुल जी का आईसीआईसीआई बैंक का 900 का कॉल। और जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में देख रहे थे कि बैंकिंग में आज जो लीड लिया है इन टर्म्स ऑफ वो एडिशन वो है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। 2 स्टॉक्स तक सीमित था। पहला ट्रेड हो गया सस्ता ऑप्शन, दूसरा सुपरस्टार मानस जी के सौजन्य से आएगा। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, जीएनएफसी पे ध्यान देना चाहिए। जीएनएफसी के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो मेरे ख्याल से 7 सेशन से हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे। पिछले 2 दिनों में 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो जीएनएफसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 538 ये कैश लेवल्स हैं, 538 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 570 रुपए 570 की टारगेट सेट करेंगे। 550 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 14 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पे आप 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 25 रुपए की टारगेट के लिए। तो जीएनएफसी में एक अच्छा मौका, 570 के टारगेट के लिए खरीदारी करें या फिर आप 550 का कॉल भी लेकर चले जो 15 के आसपास है। फर्टिलाइजर की अभी हम बात कर भी रहे थे। राजेश सातपुते, चार्ट का चमत्कार। हर्षदा जी, देखिए मैं मेट्रोपोलिस को बाय करूंगा। अगर आप चार्टिकली देखें तो बहुत सारे पैटर्न हैं। अगर आप यहाँ पे क्लियर पैटर्न देखें तो इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन जिसका प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है। एट द सेम टाइम ओपन इंटरेस्ट करीबन 12% बढ़ा है। तो एट जितने भी पॉइंटर्स है वो यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है, तो यहाँ पे बाय करें मेट्रोपोलिस। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ये डिप भी मिला है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेट्रोपोलिस बाय करना है। स्टॉप लॉस रखना है 1270 का, टारगेट रहेगा 1350 का। इनिशियली वो निकले तो 1380 तक की जगह बनेगी, तो इट्स अ बाय इन मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस बाय 1295, 59 रुपए ऊपर तेज ट्रेड करता हुआ चार्ट का चमत्कार। अब चलते हैं शर्मिला जी के पास आज का मिड कैप फंडा समझने के लिए। शर्मिला, क्या पिक कर रही हैं आप, बताइए मिड कैप फंडा में। आई एम गोइंग विद ग्रैन्यूल्स टुडे। जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि फार्मा काफी फिर से फोकस में है। जो मंथ ऑन मंथ एक्सपोर्ट डेटा आया है वो ग्रैन्यूल्स के लिए काफी अट्रैक्टिव है। उसके साथ साथ उनको काफी ANDA अप्रूवल्स मिले हैं। So as on today there are 55 ANDA approvals from US FDA. उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आगे चलकर ये एक्सपेक्टेड है कि उनके API पोर्टफोलियो का और डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। उसके साथ साथ मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा बिकॉज द कंपनी इज इम्प्रूविंग इट्स प्रोडक्ट मिक्स, तो उससे आगे चलकर उनके मार्जिन्स बेहतर होंगे। एक फैक्टर हम ये भी उसमें जोड़ सकते हैं कि जिस तरह से कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं,
बिकॉज इनका एक बिग प्रोडक्ट इज पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, जिसकी जरूरत काफी पड़ती है कोविड के दौरान। तो वो एक उनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। और आगे चलकर उनका केपेक्स भी है, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है, उसका भी उनको फायदा होगा। सो आई थिंक इवन इफ यू रिमूव कोविड फ्रॉम द मिक्स, आई थिंक जिस तरह से कंपनी पॉइज्ड है, जिस तरह का उनका डेटा है, ऐसा लगता है कि एक 350 का टारगेट इसमें पॉसिबल है। तो ग्रैन्यूल्स में एक अच्छी खासी तेजी की पोजीशन आप लेकर चले, स्टॉक आज 2.5% ऊपर है। फटाफट से मैं रिकैप कर देती हूँ, फिर यतिन के पास चलेंगे डिटेल में बात करने के लिए कि फार्मा कंपनियों में आज एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो पहला ट्रेड आया राहुल शर्मा की तरफ से, आईसीआईसीआई बैंक का 900 का कॉल लेने की सलाह, 10 पर सुझाया और 20-25 का टारगेट रहेगा, 5 का स्टॉप लॉस लगाएं। मानस ने पिक किया जीएनएफसी, 570 के टारगेट के लिए मौका है, 538 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश सातपुते को पसंद है मेट्रोपोलिस का ट्रेड, ये भी एक बाय साइड का ट्रेड, 1370 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले, 1270 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और ग्रैन्यूल्स है वो पिक जो शर्मिला ने आज आपके लिए आइडेंटिफाई की है, जहां पर खरीदारी करनी चाहिए, 2.5% ऊपर ये काउंटर। लेकिन इस समय फोकस में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाने वाला पैक आज वो है फार्मा कंपनियां। नॉर्मली फार्मा में तेज़ी आती है जिस दिन मार्केट में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा होता है, लेकिन आज मार्केट में भी 17,800 तक के लेवल्स देखने को मिले और फार्मा स्टॉक्स भी करीब इंडेक्स 2% ऊपर है। डीवीज देखिए, लॉरस देखिए, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स पर तेज़ी। एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्यों भा रहे हैं काउंटर्स इस समय? यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए क्या चल रहा है? गुड आफ्टरनून अनुज और हर्षदा। देखिए, अगर हम फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो क्लियरली आज दोनों ही जो बड़ी एपीआई कंपनीज हैं जो बेसिकली फार्मा इंटरमीडिएरीज बनाती हैं, फार्मा के रॉ मटेरियल्स बनाती हैं, दोनों में तगड़ी तेज़ी है। दिवीज और लॉरस की बात करें तो लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत वीक आ रहे हैं, मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन मार्च का जो एक्सपोर्ट डेटा है और 4th क्वार्टर का जो एक्सपोर्ट डेटा है वो बहुत अच्छा आया है। इनफैक्ट अगर हम दिवीज की बात करें तो इनका जो एक्सपोर्ट डेटा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 15% से बढ़ा है और यूएस डॉलर टर्म्स में लगभग $200 मिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट्स का फिगर दिवीज लैब के नाम आया है। इसके अलावा लॉरस लैब्स की बात करें तो लगभग $138 मिलियन यानी $140 मिलियन के आसपास की सेल्स इनकी आई है एक्सपोर्ट्स की 4th क्वार्टर के लिए, जो अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 50% ज़्यादा है। एक एनवायरनमेंट ऐसा था जहां लग रहा था लोगों को कि एपीआई की डिमांड खत्म हो गई है, इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, डिमांड कम है, और ये सब के बीच ये सरप्राइज पॉजिटिव एक्सपोर्ट डेटा आने का मतलब ये था कि अब थोड़ा बहुत रिवाइवल दिख रहा है, बॉटमिंग आउट दिख रहा है, और जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ते हैं ऑब्वियस सी बात है मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 फार्मा कंपनीज के एक्सपोर्ट नंबर्स अच्छे आए हैं, आप अक्रॉस द बोर्ड देखिए, चाहे वो अमी ऑर्गेनिक्स हो, इनका मंथ ऑन मंथ 80% एक्सपोर्ट बढ़ा है। दिवीज लैब, ग्लैंड फार्मा, ग्रैन्यूल्स की बात करें तो 80 से लेकर 150% के बीच में मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आई है, और लॉरस लैब्स की बात करें तो लगभग 110% से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आई है। तो अगर हम 4th क्वार्टर की बात कर लें, मंथ ऑन मंथ डेटा की बात कर लें, तो 4th क्वार्टर और मार्च का महीना बहुत बेहतरीन गया है इन फार्मा एपीआई कंपनीज के लिए, और खास करके जो कंपनीज रॉ मटेरियल बनाती हैं, द लाइक्स ऑफ दिवीज लैब, एमी ऑर्गेनिक्स, ग्लैंड फार्मा, ग्रैन्यूल्स, लॉरस लैब्स, और ये सभी के सभी स्टॉक्स आप देखेंगे तो आज तगड़े वॉल्यूम्स के साथ कामकाज कर रहे हैं हरे निशान में। बिल्कुल यतिन, 9% ऊपर डीवीज लैब्स और बाकी स्टॉक्स भी एक के बाद एक करके आज सुबह से, इनफैक्ट जो टॉप 5 और 6 एफएनओ गेनर्स हैं सब फार्मा स्पेस हैं, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी पर इनफैक्ट चंदन भी जुड़े हैं हमारे साथ। चंदन, गुड आफ्टरनून। कोई फार्मा स्टॉक जो आपने चुना हो इस समय, आपको अच्छा लग रहा हो? बिल्कुल, स्पेशली खाली फार्मा की बात करें तब तो मैं डॉक्टर रेड्डी की तरफ भी बात करूंगा। हालांकि स्टॉक चल चुका है, बट हमारा ऐसा मानना है कि स्ट्रेंथ है तो इसी काउंटर में है। लगातार पिछले 6-7 वीक से हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। जब दूसरे फार्मा नहीं चल रहे थे तब भी यहाँ पे मोमेंटम था, और अब जब चल रहे थे यहाँ पे और स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो मैं स्ट्रेंथ के साथ ही रहना चाहूंगा। कंपैरेटिवली सेफ्टी भी यहाँ पे है, तो 4750 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में कहीं ना कहीं 5050 तक के अपसाइड फार्मा में डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिले। ओके, डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर एक दाम लगाया जाएगा। हल्का सा स्लिप हर्षता मार्केट में, निफ्टी में खास तौर से मेरे ख्याल से निफ्टी का जो हाई था उससे अब हम थोड़ा सा करीब 40 पॉइंट के करीब हल्के हुए हैं। इनफैक्ट एक बार ज़रा देख लेते हैं एग्जैक्टली।
जी हाँ, करीब 40 पॉइंट्स ऑफ डेज हाई, 17,820 था वो हाई और 17,780 अब इस समय। तो अब मेरे ख्याल से ये वो ट्रेडर्स होंगे जो नहीं चाहते कि इस बड़े इवेंट में, और 3-4 बड़े इवेंट्स हैं, उसमें कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, टीसीएस के नंबर्स, इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा और फेड के मिनट्स, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है वहाँ पर। कोई बुराई नहीं है उसमें मेरे ख्याल से। इनफैक्ट वो फार्मा कंपनियों पर एक मैं फॉलोअप पूछने वाली थी शर्मिला को वेरी क्विकली। शर्मिला, इनफैक्ट ये सेक्टर आपको पसंद है, हमने देखा किस तरह से बिजनेस ग्रो हो रहा है, लेकिन आपको याद होगा कुछ महीने पहले हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि जो अमेरिका में प्राइसिंग पावर थी वो काफी कम होती हुई दिखाई दी थी। क्या आपको लग रहा है वो पेन से उभर रहा है पूरा सेक्टर और वो पावर इनके फेवर में आएगी इस डेटा के मद्देनजर? यस, बिल्कुल। आई थिंक दैट इज व्हाट द मार्केट इज चीयरिंग, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि द होल यानी जो अगर एक चीज ने ये पूरे फार्मा स्टोरी को डिस्टर्ब किया है तो वो यही था कि यूएस में जिस तरह के प्राइसेस थे और वहां से जिस तरह का प्रेशर आ रहा था। लेकिन अगर इस तरह का हमें एक्सपोर्ट डेटा मिलता है, एंड आई थिंक इट इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज लाइक ग्लैंड फार्मा या लॉरस लैब्स, जहां पर काफी you could say accidents हुए थे in terms of कि किस तरह से बिजनेस उनके लिए पैन आउट हुआ था ये पिछले साल में। तो अगर ऑन द बैक ऑफ दैट आपको इस तरह का डेटा मिलता है which is suggesting a good export growth on a 3 month and month on month का अगर आप डेटा देखेंगे तो और भी अट्रैक्टिव है। So I think we can sort of, और I think that's what the market ये जो पूरा हमने मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है वो इसी उम्मीद में है कि यहाँ चलकर चीजें और बेहतर होगी, या द वर्स्ट इज बिहाइंड यू। तो मेरे हिसाब से वन कैन थिंक कि फार्मा के लिए भी ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बट शर्मिला जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक दिस कोविड फियर, अगर मैं पूरे फार्मा को 3 सेगमेंट्स में बाइसेक्ट करूँ, फार्मा कंपनियां, डायग्नोस्टिक कंपनियां और आई थिंक हॉस्पिटल कंपनियां, विद इन द हॉस्पिटल बास्केट मेरे ख्याल से बीते 1 साल का सबसे स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल और आई थिंक जिसे सेकुलर एक स्विंग कहते हैं, दैट वो मैक्स हेल्थ केयर में रहा। ऑल टाइम हाई पे है मेरे बातचीत करते करते। ग्लोबल हेल्थ चला पोस्ट लिस्टिंग और उसने भी अच्छा एक मूव दिया। अपोलो में थोड़े से इश्यूज रहे हैं और मैक्स हेल्थ एट ऑल टाइम हाई, इवन दो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से केकेआर का एग्जिट भी था, उसके बावजूद ये स्विंग और ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हॉस्पिटल स्टॉक कौन सा है इस वक्त, और मैक्स पर आपकी रीडिंग क्या कहती है? Yes, I think of course मैक्स में कभी ब्लॉक ट्रेड भी हुआ है, एंड आई थिंक डेफिनेटली दैट्स अ गुड साइन कि अगर इस तरह का कोई बड़ा बायर आता है हॉस्पिटल स्टॉक्स में। टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक शायद अपोलो हॉस्पिटल मुझे सबसे पसंद है, क्योंकि उनके जो वर्टिकल्स है और जिस तरह का उनका प्रेजेंस है और जो अभी वैल्यूएशन पे वो मिल रहा है, वो तीनों चीजें मुझे काफी अट्रैक्टिव लगती है। तो मेरा शायद सबसे पसंदीदा स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल है। ओके, चलिए अभी थोड़ा सा 1-2 स्टॉक्स देख लेते हैं जिनकी वजह से ये हल्का सा स्लिप मार्केट में पिछले कुछ मिनटों में आया है। जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मारुति का चार्ट ले आइए इंट्राडे। मारुति में 2 दिन बड़ी रैली हुई आज, लेकिन थोड़ा सा एक लास्ट के 10-15 मिनट का मूव देखिए, इनफैक्ट शार्प डिक्लाइन। ये सिर्फ लास्ट के 10-15 मिनट में मूव आया मारुति में। उसके अलावा मेटल काउंटर्स में थोड़ा सा एक वीकनेस दिखाई दी है यहाँ पर। मानस, ये मारुति का चार्ट देखिए, ये काफ़ी स्ट्रांग रहा है स्टॉक। इस डिक्लाइन में क्या फिर बाय किया जाए या फिर अभी देख लें कहाँ तक जा रहा है? नहीं, देखिए डिसअपॉइंट किया है पिछले स्पेशली आधे घंटे में मारुति ने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि कल अगर आप देखिए तो एक ब्रेकआउट 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिला था, लेकिन फिर उसी 8700 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आई थिंक देखेंगे 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर खरीदारी करनी है। इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है मारुति। ओके, इस गिरावट पर नहीं खरीदारी करनी है आपको। अब हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ शो में। सुदीप, गुड आफ्टरनून। सुदीप, आईटी से शुरुआत करेंगे क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड यही है। आज टीसीएस के नंबर्स, कल इन्फोसिस के नंबर्स काफ़ी वीक रहे हैं, खासतौर से इन्फोसिस वेरी क्लोज टू 52 वीक लो। आप इस डिक्लाइन में बाय करेंगे या अभी भी ये अवॉइड और सेल ही है? देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से अनुज मेरा व्यू ये रहा है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो जरूर दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह में खरीदारी कर सकते हैं, पर टाइम होराइजन 1 साल प्लस का रखना होगा।
कुछ अनसर्टेनिटीज है वर्ल्ड इकोनॉमी में, और उसके साथ बहुत क्लोजली आईटी कंपनीज का जो ऑर्डर फ्लो, बिजनेस वॉल्यूम जुड़ा रहता है, क्योंकि करीबन 50% के आसपास इनका रेवेन्यू यूएस से आता है, इंफोसिस टीसीएस दोनों का, और बाकी भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बाकी इंटरनेशनल मार्केट से आता है। सो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में दिक्कतें हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज के ऑर्डर फ्लो पे, परफॉर्मेंस पे जरूर आएगा। यही व्यू हमारा भी था। और इस माहौल में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, ये हमारी उम्मीद थी। तो इसीलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की सलाह देते हैं। टीसीएस के नतीजे शाम को आएंगे, कल इंफोसिस के आएंगे। देख लेते हैं क्या ऑर्डर फ्लो की बात कर रहे हैं, डील विन मोमेंटम बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इंडिकेशन मैनेजमेंट कमेंट्री से मिलता है, ये सब स्टडी करते हैं और उसके बाद शायद शॉर्ट मीडियम टर्म की बात कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म के लिए हमारा व्यू बहुत दिन से पॉजिटिव है और वही रहेगा। अच्छा सुदीप जी, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक होके बातचीत करने में कंफर्टेबल हो, तो ये बजाज ऑटो में क्या बदला है? और आज ये बजाज ऑटो का अगर 4266 पे क्लोज आता है तो इट विल बी एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर बजाज ऑटो। आपकी रीडिंग अब तक इस पूरे स्पेस को टीवीएस डोमिनेट कर रहा था फॉर द ईवी वेंचर्स, और उनके जो ईवी को वैल्यूएशन मिला था, बट सडनली ये ओवरटेक कर चुका है बजाज ऑटो इस पूरे स्विंग को। आपका ठीक बजाज ऑटो पे इस वक्त, और टू व्हीलर स्पेस में आपके जो प्रेफर्ड बाय है वो क्या रहेगा इस वक्त? ये हमारा प्रेफर्ड कुछ दिनों से बजाज ऑटो रहा है, और वैसे तो हम टू व्हीलर स्पेस ज्यादा अवॉइड कर रहे थे, पर उसमें बजाज ऑटो में थोड़ा फेवरेबल व्यू बन रहा था, क्योंकि देखिए दिक्कत इनका एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ज्यादा आ रहा था। और एक्सपोर्ट में जैसे हम जानते हैं, बिटवीन द 3 टू व्हीलर लिस्टेड कंपनीज बजाज ऑटो का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेशन था। और उनका जो खास मार्केट था नाइजीरिया, वहां पे बहुत सारे रेगुलेटरी दिक्कतें आ रही थी, और नाइजीरिया में जो इलेक्शन का माहौल था, उस माहौल में कोई चेंज होने की संभावना नहीं थी। पर अब इलेक्शन वगैरह खत्म हो गया है, न्यू गवर्नमेंट विल कम टू पावर, एंड एक्सपेक्टेशन इज दैट जो दिक्कतें नाइजीरिया में था वो दूर हो जाएगा, और उनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम वापस पिकअप करेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री जो आया, बातचीत में जो देखने को मिला नंबर्स के बाद, सेल्स नंबर्स के बाद बिगिनिंग ऑफ द मंथ, उससे भी ये लग रहा है मैनेजमेंट के बॉडी लैंग्वेज से, बातचीत से, कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट में जो दिक्कतें हैं वो कुछ हद तक हल होने की संभावना है। इस माहौल में बजाज ऑटो का एक बम्प अप आने की संभावना थी, और मार्केट में वही देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक जो वॉल्यूम्स है, डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं, रूरल डिमांड वाला इशू है, वो सारे टू व्हीलर कंपनीज के लिए एक जैसा ही है। तो उस पर सेपरेटली कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसे चल रहा है, जैसे माहौल आगे प्रोग्रेस करेगा, जैसे हम मॉनसून की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, रूरल डिमांड उसके साथ बहुत लिंक्ड है, और उसमें नजर रखनी पड़ेगी। ईवी में भी कामकाज अच्छा चल रहा है, यही लग रहा है, और आने वाले दिनों में ईवी के क्षेत्र में भी बजाज ऑटो का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहेगा, यही उम्मीद है। तो ओवरऑल लगता है कि एक्सपोर्ट इज वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो बजाज में हमेशा था, और वहां पे दिक्कतें थी, वो दिक्कतें दूर हो रही है, तो इसी के लिए मार्केट इज गिविंग थम्स अप। एक्सपोर्ट का पेन धीरे धीरे करके कम और बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो माहौल वो स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ। अच्छा, बैंकों पर इस हफ्ते एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आएंगे, और अब तक का जो Q4 का अपडेट आया है, बहुत सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स में, स्पेशली ऑन द बिगर बैंक्स, चाहे वो आप एचडीएफसी देखें या फिर आपका कल जो हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे थे। यहाँ पर आपकी एंटिसिपेशन क्या है, और किस स्टॉक में आपका ज्यादा वेटेज रहेगा एट द मोमेंट पैसे एलोकेट करने के लिए, सुदीप? देखिए, बीएफएसआई में व्यू पॉजिटिव रहा है कुछ दिनों से, और बाय एंड लार्ज सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बीएफएसआई में पॉजिटिव है। कारण भी है क्योंकि इकोनॉमी में एक टर्नअराउंड सा दिख रहा है, इनके एसेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है, और एनसीएलटी प्रोसेस के जरिए रिकवरी भी अच्छा खासा होने की उम्मीद है करंट फिस्कल में। तो ये सारे जो लक्षण है ये पॉजिटिव है। पर एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि इस माहौल में सबकी नजर इनकी लायबिलिटी बुक पे होगी। एडवांस की दिक्कतें कम हो गई है, एडवांस में मॉडरेट ग्रोथ हो रहा है, ये हर बैंक में देखने को मिल रहा है, तो ये गिवन फैक्टर है।
फोकस रहेगा लायबिलिटी प्रोफाइल पे और लायबिलिटी ग्रोथ पे। इसीलिए हमने देखा कि जो बैंक की तरफ से अपडेट्स आ रहे हैं उसमें कासा रेशियो इंप्रूवमेंट, कासा का कॉम्पोजिशन, ये सारे चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उसी पे मार्केट का और सबका इन्वेस्टर्स का फोकस रहेगा। इस मामले में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो दिग्गज बैंक है उनका कामकाज तो ठीक रहेगा ही, उसमें एचडीएफसी की जिक्र जरूर कर सकते हैं। और एचडीएफसी में हम मानते हैं कि जो प्रीमियम पे काम हो रहा था कंपेयर टू पियर्स, वो कुछ एक डेढ़ साल पिछले एक डेढ़ साल में देखा कि वो that had disappeared. They were quoting at a significantly reduced valuation. तो वो दिक्कतें जो एचडीएफसी बैंक के सामने थी, एक तो टेक्नोलॉजी लेके उनकी समस्या थी, आरबीआई ने उनको कार्ड इशू करने से मना कर दिया था, वो सारे जो चैलेंजेस थे वो दूर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जो मर्जर रिलेटेड जो क्लाउड था, कंफ्यूजन था, वो भी दूर हो रहा है। तो उम्मीद ये है कि वैल्यूएशन पिकअप का अपॉर्चुनिटी रहेगा एचडीएफसी बैंक में। तो अगर किसी का नजरिया 6 से 12 महीने का है तो एचडीएफसी बैंक में जरूर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ओके सुदीप, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी फार्मा स्टॉक्स की। आप कोई स्टॉक इस सेक्टर में, फार्मा, डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर, जहाँ आपको पसंद है इस समय कोई स्टॉक? अनुज, फार्मा में हम लोग ये मानते हैं जो एस्टैब्लिश फैक्ट है कि यूएस में प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और वो व्यूज डिफरेंट है, पर लग ऐसा नहीं रहा कि बहुत जल्द वो प्राइसिंग प्रेशर में कोई ईज आउट होने की संभावना है। इसीलिए हम लोग डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज पे ही ध्यान दे रहे हैं और उसी पे हम लोग निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। और अगर जो बड़े फार्मा कंपनीज हैं उनमें कहीं एक थोड़ा एग्रेसिव बेट कोई लेना चाहेंगे तो वहां पे हम सलाह दे रहे हैं कि आप सन फार्मा में ध्यान दीजिए, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। पर यहाँ पे ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि ये बेट आपका थोड़ा लंबी अवधि का होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया प्राइसिंग प्रेशर है, पर कुछ ऐसे अप्रूवल्स का ये इंतजार कर रहे हैं जो अप्रूवल आने के बाद यूएस में वॉल्यूम पिकअप होने की संभावना रहेगी, जो कि एक तरह से इनको हेल्प करेगा परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में सिग्निफिकेंट। अच्छा सुदीप जी, अगर मैं लास्ट एक साल को देखूं, जहां पे इन्फ्लेशन फियर्स और इन्फ्लेशन ने ये एफएमसीजी स्टॉक्स पर काफ़ी हैमरिंग की थी, उस पूरे दौर में आईटीसी लीडरशिप में रहा। वो होटल और आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर पेपर बिजनेस उसके कारण रहा। अभी भी ऑल टाइम हाई पे आईटीसी ही है और अभी आपने मेट के आई थिंक जो भविष्यवाणी है रिगार्डिंग मानसून वो सुनी ली। अभी कुछ शफल करें, अगर आप आईटीसी में पैसा कमा के बैठे हैं तो आईटीसी पे ही कमिटेड रहें या फिर कोई और एफएमसीजी स्टॉक आपके जहन में आता है इस पर ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए, चेस करने के लिए? जो दिक्कतें हैं, जो मॉनसून अगर ठीक ठाक नहीं रहा एल नीनो के कारण या किसी भी जो उतना वेदर का उतना टेक्नोलॉजी और टर्म्स हम नहीं समझते हैं, पर जो फोरकास्ट आ रहा है उससे लग रहा है कि थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। और अगर ये दिक्कतें एक्चुअली होता है तो शायद एफएमसीजी में वॉल्यूम पिकअप में कुछ दिक्कतें आएगी। रूरल डिमांड वैसे ही थोड़ा दबा हुआ था और उस पे अगर मॉनसून ठीक नहीं रहता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कोई दिक्कतें आती है तो जरूर इसका नेगेटिव असर एफएमसीजी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसीलिए थोड़ा बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। वैसे ये यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि जो दिग्गज कंपनीज है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ठीक है और HUL कहे, नेस्ले कहे, ये जरूर अच्छे पाई है और अगर प्राइस गिरता है तो शायद एक अपॉर्चुनिटी है। स्पेसिफिकली आईटीसी की अगर बात करें तो वहां पे ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी 80% प्लस जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिगरेट टोबैको बिजनेस से आता है और टोबैको बिजनेस में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम पिकअप हुआ है। करीब पिछले 3 साल में टैक्स का ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ जिससे कि नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपने पेपर बोर्ड्स और होटल की जिक्र की, दोनों बिजनेस अच्छा चल रहा है, पर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है टोबैको, और वो टोबैको बिजनेस सिगरेट टोबैको बहुत अच्छा चल रहा है। इसीलिए आईटीसी में जो मोमेंटम देखने को मिला है वो बरकरार है और मुझे नहीं लगता है कि मॉनसून के कारण ये मोमेंटम कम होगा। तो आईटीसी में अगर कोई निवेशित है इस माहौल में तो शफल करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि निवेशित रहिए
और अगर मॉनसून वगैरह खराब होता है तो भी आपको गड़बड़ नहीं होने की संभावना है। ओके सुदीप, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपने सारे व्यूज़ शेयर करने के लिए। चलिए मार्केट में देखिए फिर वो डिप बॉट हो गई हर्षता, एकदम वो डिप भी गया, हल्का सा कंसोलिडेशन और इमीडिएटली बैक अबव 17,800 और अब उसको सपोर्ट किया इन्फोसिस ने। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट लेकर आइए इन्फोसिस का, और इन्फोसिस अब एट डेज हाई और ये देखिए ये एक डिसेंट मूव इन्फोसिस में। और टीसीएस भी एक्चुअली पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा डी हाई की तरफ बढ़ा है। टाइटन में एक मूव आया है पिछले कुछ मिनटों में, वहाँ पर एक आपको मूव दिखाई देगा। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, उसने बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया और इंडसइंड बैंक, तो क्लियरली मोमेंटम इंटैक्ट है। हल्की से डिप आती है और साइड में जो पैसा लगा है वो आ जाता है मार्केट जो में। कहते हैं ना कि डिप्स को हाथों हाथ बाजार ले रहा है, एब्सोल्युटली वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो डिप भी नहीं थी एक्चुअली, टेक्निकली देखा जाए तो मामूली 30 पॉइंट का सा पिछला नीदर लिया है राधा, और बिल्कुल और 17,806 और लग तो ऐसी रहा है कि इसी के आसपास, इन लेवल्स के आसपास ही वो क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। नर्वसनेस नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी। एग्जैक्टली, मतलब डिस्पाइट की दो बड़ी चीजें, एक तो फेड का एफओएमसी की मिनट्स, यूएस इन्फ्लेशन और ऑफ कोर्स टीसीएस और इंडिया का भी इन्फ्लेशन डेटा, चार बड़ी चीज़ें आनी है, लेकिन नर्वसनेस नहीं है मेरे ख्याल से। ये एक कॉन्फिडेंस है कि अगर गैप डाउन हो भी गया तो भी मार्केट रिकवर हो जाएगा। मतलब अगर नहीं गैप अप हो गया तो अच्छी बात है, गैप डाउन भी हो गया तो भी कोई नहीं, हम एवरेज कर लेंगे और मार्केट ऊपर आ जाएगा। ये आई थिंक कॉन्फिडेंस बता रहा है मार्केट का, और ये मेरे ख्याल से 8वां लगातार दिन होगा तेजी का। जी हाँ, उससे पहले हम 9 दिन गिरे थे लगातार, 9 दिन लगातार गिरे थे और फिर अब हम देख रहे हैं कि रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। और अच्छी बात यह है कि इस रिकवरी में वो एफआईआईएस का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा मजबूत है। तो कल तक हमने 5,640-50 करोड़ तक के आसपास की खरीदारी की थी, नियरली 6,000 करोड़ की खरीदारी देखी थी। आज देखते हैं उनकी तरफ से मूव क्या है। अच्छा, अब क्लोजिंग की तरफ क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, चंदन 17,800 के आसपास का क्लोज एक तो पहले आपके लिए क्या मायने रखेगा, और इस क्लोजिंग के लिए कोई खास ट्रेड अगर आपने आइडेंटिफाई किया है तो बताएं। देखिए बाजार कंटिन्यूसली पिछले 7-8 दिनों से हाई राइज हाई लोज बना रहा है और कोई भी प्रीवियस डे का लो ही नहीं तोड़ रहा है, इमीडिएट जो सपोर्ट बन रहा है वो भी नहीं तोड़ रहा है। 17,777 एक इमीडिएट लेवल था, उसको भी बाजार आके और उसके आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। तो बेस तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि अब जब तक 17,650 नहीं तोड़े, बाई ऑन डिक्लाइन का स्टेंस कंटिन्यू रहे, कहीं नहीं कि 18,000 अब नेक्स्ट टारगेट ओपन हो रहा है। किसी को यहाँ पे ट्रेड सेटअप ढूंढना है तो ऑप्शन की तरफ जाना रहेगा, बेटर रहेगा। यदि किसी को ओनली कंपल्सिव कैलकुलेट ट्रेड लेना है तो विद द व्यू की ओवरऑल बायस पॉजिटिव है तो 17,750 का कॉल कैरी किया जा सकता है। याद रखें जिस हिसाब से गैप अप गैप डाउन होगा उस हिसाब से बिहेवियर रहेगा, बट एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिक्लाइन या पॉजिटिव बायस है, इसके लिए हम बुलिश साइड या फिर कॉल लेने के साइड यहाँ पे मार्केट में सेटअप ढूंढना चाहिए। ओके 17,750 का कॉल ऑप्शन याद रखिएगा, ये विकल्प है आपके पास इस तेजी को प्ले करने का। देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखने का आज बहुत कोई लॉजिक होगा नहीं, तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स को यहाँ पे मिस करते हैं, स्किप करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हुए अब बीटीएससी ट्रेड्स पे फोकस करते हैं। क्या कैरी करना चाहिए कल के सेशन के लिए फॉर एक्सपायरी डे, और उसके बाद परसों छुट्टी भी है। मानस, शुरुआत करते हैं आपसे। आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड क्या कैरी करेंगे आप फ्राइडे मॉर्निंग के लिए, थर्सडे मॉर्निंग के लिए? देखिए पेज इंडस्ट्रीज पे मेरा ध्यान है, हालांकि बड़ा स्टॉक है, हाई प्राइस का स्टॉक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक रिवर्सल देखने को मिला है तो आई थिंक ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड में जाएंगे। तो 38,000 का पेज इंडस्ट्रीज का ऑप्शन ले सकते हैं, 588 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे, 449 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 900 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके 900 रुपए तक के भाव, 38,000 की कॉल पेज इंडस्ट्रीज, ये लिक्विड है क्या मानस? अगर आप देखेंगे तो काफी लिक्विड है और 15 का केवल लॉट साइज है, तो लॉट साइज के हिसाब से देखेंगे तो लॉट साइज बहुत बड़ा नहीं है। ओके वैल्यू के ठीक है, 15 का लॉट साइज है इसका, क्योंकि स्टॉक काफ़ी महंगा है। 38,000 का कॉल, मतलब महंगा मतलब वैसे भी महंगा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से हाई टिकट जैसे कहते हैं वो इस स्टॉक का रेट इस समय। गाबा सर, आपकी बीटीएससी ट्रेड? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। आज जो मैंने स्टॉक चुना है वही स्टॉक जो कल शाम को चुना था बीटीएसटी के लिए, आईसीआईसीआई बैंक। आज ऊपर है, कल भी ऊपर रहेगा। ट्रेड करा है 889 पे, मुझे लगता है 900 पार कर देगा ऐसा लगता है। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, अच्छा बेस बना हुआ है, पर आज एक अप मूव दिखाया। स्टॉप होगा करीब 885 का बस, आईसीआईसीआई बैंक।
ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक के एक फेवरेट गवाह साहब का राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? अक्षता जी, मैं अंबुजा सीमेंट्स को लेके जाऊंगा। अंबुजा सीमेंट का स्ट्रक्चर बेहतरीन है। इनफैक्ट जो रेंज था, ये रेंज ब्रेकआउट इसने आज दिया है विद राइज इन वॉल्यूम। मुझे लगता है यहाँ पे कल का टारगेट होना चाहिए करीब 415 का। 415 के टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट इज अ बाय। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 392 का फ्यूचर। ओके ओके, अंबुजा सीमेंट्स यहाँ पे बाय हो गया आपका राजेश जी का। अंबुजा हो गया, उसके बाद अगर आप देखें तो आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया प्रकाश सर का। चंदन, आप क्या पिक करेंगे? एक आपने तर्क दिया 17,750 की कॉल लेने का, बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक होकर अगले सेशन को चेस करना हो, कुछ कैरी करना हो, तो वो क्या होगा? बिल्कुल, मैं यहाँ पे इंडियन होटल पे फोकस करना चाहूंगा। इंडियन होटल को आज जो क्लोजिंग हो रहा है 330 के ऊपर, यानी कि लेवल के हिसाब से 330 के ऊपर, वो काफी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। और मेरे हिसाब से पिछले 45-46 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ। काउंटर लो बीटा कंपैरेटिवली तो ज्यादा रिस्क भी नहीं है। 3 दिनों का प्राइस बिहेवियर देखें तो 324-325 का सपोर्ट बना रहा है, तो 325 का सपोर्ट बना सकते हो। ब्रेकआउट से यहाँ पे वर्क करना चाहिए, ऊपर में 345 के टारगेट। इंडियन होटल्स आपकी स्कीम पे थी। ये ट्रेड हमने कुछ देर पहले लिया था, आपको याद होगा, जब मानस से मैंने उनकी आप बीती पूछी भी थी। 229 पे उस वक्त ट्रेड करा था। इट्स नाउ 331 एट डे हाई, और एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट इस स्टॉक में विजिबल है, और आई थिंक वक्त भी इनको बिलोंग करता है। बट ये दिन बिलोंग करता है जनाब दिवीज लैब को। आपकी स्क्रीन पे आप डे बाई, मतलब इस वक्त डे हाई पर दिन के सर्वोच्च दरों पे इट्स ऑलमोस्ट 10% ऑन दिवीज लैब। शानदार मूव यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा फार्मा स्टॉक्स से बाहर निकलूँ ना, तो इस हफ्ते की थीम एक और चीज़ रही थी, और दैट वाज आई थिंक इनिशियली रियल स्टेट स्पेस। मिड में भी कायम रहा, और आखिरी तक आते आते वो चीज़ काफ़ी हद तक कायम रही है। आप एक बार जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देखिए, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे पेनफुल दौर से यही स्टॉक गुजरा था, सबसे पेनफुल दौर से। शिमला जी, ये रेट हाइक का जो क्रम था, उसमें जो पॉज आया, उसके बाद हमने पूरे रियल स्टेट में एक पुल बैक देखा है। डीएलएफ का चार्ट सबसे आकर्षक है, बट ये जो प्राइस डैमेज हुआ था गोदरेज प्रॉपर्टीज में, आई मीन 2700 रुपए का स्टॉक लगभग रिट्रेस होके 980, इट्स नाउ 1247, 3 दिन के 4 दिन के पुल बैक के बाद। आपका व्यू, हाउस व्यू यहाँ पे क्या है, और कैसे अप्रोच करेंगे आप इस पुल बैक को? यस, आई थिंक कि जैसे कि आपने कहा कि ये जो लेवल हो गया था क्लोजर टू 1000, तो वहां पर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। 1200 पर भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक, क्योंकि मुझे लगता है ओके, आई थिंक थोड़ा सा कुछ इशू यहाँ पर वापस जोड़ेंगे शर्मिला जी को, लेकिन एक काम करते हैं, एक बार अब फिर डीलिंग रूम चेक कर लेते हैं, और उसके बाद आकर एक जरा इस मार्केट की क्लोजिंग को भी समझेंगे। लेकिन यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज अनुज 3-4 स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें M&M फाइनेंस की, तो यहाँ डीलर्स जो है काफ़ी बुलिश हैं। इन जनरल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे डीलर्स लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का कहना है। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 9% का अच्छा इजाफा देखने को मिला है, और डीलर्स को लगता है पोजिशनली यहाँ 265 से लेकर 270 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में जो डीलर्स की पसंदगी है वो ग्रैन्यूल्स की तरफ है। इन जनरल ये स्टॉक जो है, एक्सपोर्ट डेटा तो अच्छा आया ही है, जनरली इन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, और डीलर्स की रिकमेंडेशन है यहाँ BTST का ट्रेड आप ले सकते हैं 305 से लेकर 310 के लक्ष्य के साथ। यहाँ भी OI में लगभग 9% की तेज़ी देखने को मिली है। और आखिर में मैक्स हेल्थ केयर, ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है क्योंकि एक बड़ी ब्लॉक डील यहाँ आज हुई है 451 रुपीज़ के लेवल पे, और वहाँ से स्टॉक में आपने 7-8% का अप मूव देखा है। सूत्रों के हिसाब से पिछले दिनों एक बड़े फंड ने, अमेरिकन फंड ने यहाँ एक अहमदाबाद बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट में $2 बिलियन के शेयर्स लिए थे। वो यही कॉन्ग्लोमरेट है जिन्होंने आज मैक्स हेल्थ केयर में भी खरीदारी की है। तो ये डीलर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बड़ा फंड जो है यहाँ एक्टिव हो चुका है, और घरेलू म्यूचुअल फंड ने यहाँ शेयर बेचे हैं। तो ये एक अपडेट है मैक्स हेल्थ केयर के ब्लॉक पे भी। ओके यतिन, शुक्रिया। तो ये 3 स्टॉक्स इस समय डीलिंग रूम रेडार पर। मैक्स खासतौर से काफ़ी इंटरेस्टिंग, आज ब्लॉक डील के बाद करीब 7 या 8% इंट्राडे रिकवरी यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर में। मार्केट पर देखिए एक बार ज़रा, निफ्टी, बैंक निफ्टी मिड कैप सभी हाईएस्ट पॉइंट पर इंट्राडे लेवल्स पर। बैंक निफ्टी का इंट्राडे हाई 41,555 अभी लगा, निफ्टी का इंट्राडे हाई अभी, निफ्टी मिड कैप का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली इस समय। तो 3:15 पर मार्केट में कोई नर्वसनेस नहीं, कोई डर नहीं बड़े डेटा पॉइंट्स को लेकर,
कोई डर नहीं TCS के नंबर्स को लेकर। TCS का स्टॉक खुद एक्चुअली डे हाई के करीब, इन्फोसिस डे हाई पर, उसके अलावा बाकी सारे के सारे मोस्टली सेक्टोरल इंडिसेस जो हैं वो सारे के सारे करीब करीब आपके लिए डे हाई पर, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ सेक्टर्स जैसे FMCG और पावर। लेकिन हर्षदा, इससे शानदार ज़बरदस्त तेज़ मार्केट हो नहीं सकती। और एक और चीज़ होती है इसमें, नॉर्मली लोग जितना क्वेश्चन करते हैं मार्केट रैली को उतनी और स्ट्रांग हो जाती है, उतनी स्ट्रांग हो जाती है। और आज की रैली में एक्चुअली सबसे ज़्यादा कॉल प्रीमियम्स बढ़े हैं, क्योंकि अब तक फिर भी कॉल राइटर किसी तरीके से कोशिश कर रहा था कि उस जोन को प्रोटेक्ट किया जाए, उस जोन को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन आज देखिए, आज 17,700, 17,750, 17,800, आप सारी कॉल्स देखिए, आज कई कॉल्स में 150% का मतलब प्रीमियम जंप है। वो आपको बता रहा है कि आप क्लियरली जो इवन जो स्ट्रॉन्गर शॉट्स हैं वो यहाँ पर फंस रहे हैं। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आज सुबह हमने जोन मेंशन किया था उसमें 2 लेवल्स मेंशन किए गए थे, एक था 41,577 के करीब और एक था 41,730 के करीब। ये फरवरी और मार्च के क्लोजिंग हाइज थे। अभी ये जो क्लोज है ये बहुत क्लोज है उनमें से एक लेवल को टेक आउट करने के लिए। ये लेवल क्रॉस हो उसके बाद अगला लेवल 41,700 750 का वो क्रॉस हो, उसके बाद मुझे लग रहा है कि सीधा बैंक निफ्टी फिर अपने न्यू हाइस की तरफ बढ़ेगा। यहाँ मार्केट में पिछले 7-8 दिनों में क्लियरली काफ़ी चेंज आया और वो FIs के शॉर्ट्स जो हैं वो बुरे फंसे और अब ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग। जी हाँ, और उसी का फायदा क्लियरली मार्केट में बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक तो ट्रेड्स पर व्यू ले लेते हैं, क्योंकि आज हमने कई स्टॉक्स की बात की। IGL एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 3-3.5% ऊपर, 6% का OI एडिशन यहाँ पर देखने को मिला है। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी राजेश सातपुत इसमें अच्छी तेजी पोजीशंस बनी थी, वो किरत पारेख की रिपोर्ट आने से पहले। रिपोर्ट आई, अप्रूव हुई रादर कैबिनेट की बैठक में, और उसके बाद स्टॉक्स में हल्की मुनाफा वसूली आई। अब ये जो मूव आ रहा है, क्या ये ज्यादा टिकेगा, क्या और मजबूत कर सकता है शेयर को 485 पर? क्या राय होगी? हर्षदा जी, मुझे याद है उस दिन आई में एक विप्सो हुआ था, टेक्निकल विप्सो, जहाँ पे पेनिट्रेशन होके पूरा का पूरा काउंटर रिकवर होता है। दैट्स अ विप्सो। एक्चुअली इट्स अ बेयर ट्रैप। ये जो बेयर ट्रैप है, मुझे लगता है जिस तरह से ये उसके बाद वो घुमा है और उसके बाद उसने नहीं देखा, तो ये जो 485 के आसपास ये ट्रेड हो रहा था, प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर लॉन्ग लेना है तो रिस्की होगा, क्योंकि 5 दिन से ये कंटिन्यूस चल रहा है। लेकिन पोजीशन है तो बने रहे। इसका रेजिस्टेंस जो बन रहा है, यानी टारगेट जो बन रहा है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट 500 तक जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन है तो बने रहे। स्टॉप लॉस होगा आपका करीबन 472 का। सो 472 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 500 का पहला टारगेट है इसका। ये काउंटर IGL का। साथ ही इंडिया मार्ट पर भी मेरी नजर गई है। अब 5,329 के लेवल्स, इनफैक्ट डे हाई पर ये स्टॉक है। चंदन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि हाल फिलहाल में धीरे धीरे करके स्टॉक में फिर पोजीशंस तेजी की काफी जोड़ी गई है? बिल्कुल, काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन इस काउंटर में देखने को मिला है, और डेली चार्ट पे एक 5150 का एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। इवन मंथली चार्ट पे भी देखें, राउंडिंग फॉर्मेशन जैसे बिहेवियर और मल्टीपल मंथ्स के हाई निकले, तो काफी अच्छा सेटअप है टेक्निकली और डेरिवेटिव्स डेटा साइड में। तो बिल्कुल 5200 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में 5470 से लेके 5500 तक के टारगेट अनफोल्ड होने चाहिए। ओके, इंडिया मार्ट आपकी स्क्रीन पे 5329 पर ट्रेड करता है। चलिए अब एक काम करते हैं, जरा ब्रेथ को देखते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और 17,800 के ऊपर, यानी जब इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कमेंसमेंट हुई थी तो 800 का कॉल राइटर सबसे बड़ा था, और हम एक्सपायरी -1 डे पर उसके जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी उसको एक एग्जिट कंपल्स मतलब करना पड़ा। 60 लॉन्ग्स, आई थिंक ये द बेस्ट फिगर है। सुबह से मैं इस फिगर को देख रहा हूँ, ये बेस्ट फिगर है। सुबह क्या था, सुबह शॉर्ट कवरिंग थी, और अब शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी है, और आपकी स्क्रीन पर 61 स्टैट्स शॉर्ट कवरिंग के, लॉन्ग के 60। दिवीज लैब, स्टार ऑफ द डे, लॉरस, मेट्रोपोलिस, इंडिया मार्ट और पेज इंडस्ट्रीज। इसमें कोई राय नहीं है कि ये सत्र जो है वो फार्मा को बिलोंग करता है। बाकी अंबुजा सीमेंट्स में शॉर्ट कवरिंग, आयशा मोटर्स में शॉर्ट कवरिंग, जुबिलेंट फूड्स में शॉर्ट कवरिंग, सुबह जब यथिन रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे थे उसके बाद से, और इंटेलेक्ट डिजाइन में भी आज शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्टिंग कहाँ पर है? ABB, इस स्टॉक ने मेरे ख्याल से 3-4 रोज पहले ही अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, तो थोड़ा सा वहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप है। बाकी पावर ग्रिड, NTPC, PVR ये आज कोलैप्स हुए। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस कोलैप्स हुआ। PFC में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, आज चोला में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, मन्नापुरम फाइनेंस में, टाटा कम्युनिकेशन में और कैनफिन होम्स में। NBFCs में आज थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग जो थी वो विजिबल थी। मार्केट से डे हाई, निफ्टी अब बैंक 41,600 को स्ट्राइक करता हुआ। एक बार जरा क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब एग्जैक्टली क्लोजिंग के नज़दीक, ये जो निफ्टी बैंक का कॉन्फिडेंस है वो स्टॉक स्पेसिफिक डेटा में कैसा है?
अगर आप OI एडिशंस को देखें आज बैंकों में, बैंक में 3% का बिल्डअप है और सबसे स्ट्रॉन्ग OI एडिशन अगर किसी स्पेस में, जरा प्लीज HDFC बैंक एक बार लेके आइएगा, मैं क्रॉस चेक कर लूँ अपने फिगर्स को जरा HDFC बैंक से। इंट्राडे OI बिल्डअप वर्सेस एग्जैक्टली जो मेरा जो है इस वक्त यहाँ पे शीट में दिखा रहा है, इट्स HDFC बैंक फ्यूचर्स। यहाँ पे करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि ओपन इंटरेस्ट में 1.25% का अगर आप देखें शेड है, और HDFC बैंक और ICICI बैंक दो में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी थी, और एक तीसरा हो गया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। फार्मा में क्या हुआ? फार्मा में आज जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था वहाँ पे एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। इनफैक्ट आज दिवीज लैब यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप, सन फार्मा, ग्लेन सब में काफ़ी अच्छा खासा OI एडिशन देखा गया। अच्छा, एक बार फिर से जरा प्राइस डैमेजेस को देख लेते हैं। जहाँ पे आज प्राइस डैमेजेस हुए उसमें ABB पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में शॉर्टिंग हुई, मन्नापुरम फाइनेंस में शॉर्टिंग हुई, NTPC में शॉर्टिंग हुई, REC में शॉर्टिंग हुई, और एक स्टॉक और जी एंटरटेनमेंट इसमें भी शॉर्टिंग मिली, और NBFC स्पेस में ही पिरामिड एंटरप्राइजेस, इसको अगर आप देखें तो आज इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई और डे लो के क्लस्टर के आसपास ये स्टॉक क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। हर्षद जी हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर मार्केट आकर खड़ा है, और आप एग्जैक्टली वो पीक देखेंगे आज निफ्टी का 17,820 तक के लेवल्स पर जो डे हाई है उसी पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और निफ्टी बैंक में 41,600, ये तो बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं किया था। लास्ट 15 मिनट क्या सॉलिड गेन्स देखने को उन्होंने 250 पॉइंट देखते ही। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जो इंडियन ट्रेडर है वो लास्ट आधे घंटे में एक मूव प्रीएम्प्ट करता है ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली बिग इवेंट्स डे पर और फेड वाले डे पर। तो ये मेरे ख्याल से वो मूव प्रिडिक्ट किया जा रहा है। और देखिए हर्षदा, फिर वही बात, बैंक निफ्टी में आई थिंक 2 दिन पहले वो जो डिप आया था वो उसको ले गया था 40,700 पर, 40,700 के करीब, और वहाँ से फिर 800 पॉइंट की रैली। ये बड़ी वाली रैली है, ये इसमें फिर 200-300 पॉइंट लेकर जाने वाली रैली नहीं है। अब बस ये है कि अब 41,600 पर हैं। अब आप कल के लिए कैसे अप्रोच रखेंगे? मेरे ख्याल अगर पोजिशनल लॉन्ग है तो बने रहें, थोड़ा हेज कर लें उसको। 400-500 पॉइंट की बड़ी गिरावट के लिए हेज कर लें अपने आप को, वरना इसको आप कंटिन्यू करें। ये मतलब क्लियरली अब न्यू हाइस की तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी। माइनस कैरी कर रहे हैं ना ट्रेड्स? बिल्कुल कैरी करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी करना चाहिए। स्पेशली बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव लगता है, और मेरा समझना है कि अब आपको शायद 42,000 के स्तर बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो वो स्टॉप लॉस रहेंगे 41,300 के नीचे। 41,300 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में बने रहे 42,000 के टारगेट के लिए। ओके, तो 42,000 के अब देखिए टारगेट्स आ रहे हैं। अब इंडेक्स में जो तगड़ी तेजी, बहुत ही तेज रफ्तार से मार्केट भागता हुआ, इनफैक्ट पिछले 10 मिनटों में आप देखिए हुआ क्या, पिछले 5 मिनट देखिए। BPCL जो नेगेटिव टेरिटरी में था वो कोशिश कर रहा है पॉजिटिव में आने की, 0.55% तक के गेन्स यहाँ पर। इन्फोसिस में तो तेजी थी, वो तेजी बढ़ गई है, 1430 पर एक क्लोज दिखाएगा। SBI थोड़ा सा साइडवेज हुआ था, लेकिन इसमें अच्छा खासा कैचअप आया है, अब सिर्फ आधे % की गिरावट यहाँ पर रह गई है। टाइटन कुछ समय के लिए हल्का सा नेगेटिव टेरिटरी में फिसला, वहां पर हमने देखा है तेजी बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पर दरअसल मार्केट आज ये क्लोज दिखाता हुआ नजर आएगा। और जो स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी दिखा चुके थे वहां पर भी एक फॉलो थ्रू देखने को मिला है। डीवीज हो, बजाज हो, इनमें जाते जाते लोग पोजीशंस और कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हों। थोड़ी सी बैकफुट पर अभी भी आपको ONGC पावर ग्रिड वाला ट्रेड दिखेगा, लेकिन गिन चुनकर अगर आप देखें आज के दिन ज्यादा अग्रेसिव मंदी वाले कोई ट्रेड्स नहीं देखने को मिले। मामूली गिरावट देखी गई है उन स्टॉक्स में जहां पर दबाव आया भी है। ऑटो में एक अच्छा मूव आ रहा है, आयशर, टाटा मोटर्स, हम बजाज की बात कर रहे थे, आप हीरो देखिएगा। M&M में भी जाते जाते थोड़ी सी खरीदारी की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक बहुत ही तगड़ी तेजी और एक ट्रेंडिंग दिन की समाप्ति हम देखेंगे एक हायर नोट पर डेफिनेटली होगी। चंदन, कोई एक स्टॉक जो कल के लिए, अच्छा चंदन है नहीं, मानस और गाबा सर, कोई एक स्टॉक? तो अच्छा, तो गाबा साहब, हाँ मानस, कोई एक स्टॉक कल के लिए जो आपको लग रहा है कि बड़ा होगा बियॉन्ड TCS ऑफ कोर्स? देखिए LTIM खरीदेंगे। L&T इन्फोटेक माइंडटी की मैं बात कर रहा हूँ, LTIM में खरीदारी करेंगे। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आपको LTIM में खरीदारी करनी है।
47.90 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो करीब 30-40 रुपए का रिस्क है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर 48.50 के ऊपर निकला स्टॉक तो शायद कल आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, उसमें शायद 49.50 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। अभी तो LTI माइंट्री में एक ट्रेड। राजेश, आप क्या ट्रेड कैरी करना चाहेंगे, एक और एडिशनल ट्रेड इस क्लोज के मद्देनजर? देखिए, मुझे अगर कुछ कैरी करना है तो डेफिनेटली मैं फार्मा की तरफ ही झुका हुआ है मेरा आज। लेकिन प्योरली आईटी की बात करें तो LTI माइंट्री, ये इसी को मैं कहने वाला था क्योंकि उसी का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा और सबसे मजबूत दिख रहा है। इट्स अ फॉर्मेशन, इट्स एग्जैक्ट फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन मुझे लगता है ये 5000 तक जाएगा। मैं भी मानस जी के साथ है कि यहाँ पे लॉन्ग लेके जाना चाहिए 4800 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ओके ओके। इस बीच बाजार का मूड ऐसा है, मिजाज ऐसा है कि किसी भी वीक स्ट्रक्चर पे बाजार ग्रिप नहीं ले पा रहा है। आज सुबह बजाज फाइनेंस में काफ़ी सॉफ्टनेस थी, बट लुक एट बजाज फाइनेंस नाउ। अब इस वक्त मतलब आप समझ लीजिएगा कि 3 बजे तक ये स्टॉक अपने डे लो की ट्रेजेक्टरी के आसपास पड़ा हुआ था, बट आखिरी के आधे घंटे में 5830, 5850, 5870 और अभी भी करीब 5880 का हाई लगा के आया। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग है और जो सन फार्मा का भी कुछ देर पहले जिक्र हो रहा था, इसने भी बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया। आपकी स्क्रीन पे लगभग बीते आधे घंटे में इसमें 10 रुपए का स्विंग आया। बहुत अच्छा स्विंग लेने वाले आखिरी के 1 घंटे में कुछ स्टॉक्स रहे। सन फार्मा हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। बजाज फाइनेंस में स्पेशली कुछ शॉर्ट कवरिंग थी और कुछ काउंटर जो कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, आज रिलायंस ने एक अटेम्प्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लिया था। अगेन आई थिंक वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जोन को बाइसेक्ट करने की कोशिश करी। पूरा का पूरा हायर शेडो जिसे कहते हैं ना, वो फ्लोट कर रहा था 50 डेमा के ऊपर, बट क्लोज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आता हुआ। और आई थिंक इस दौर का बेस्ट क्लोज रिलायंस दिख रहा है। ये 10 रुपए का फ्रैक्शन है, बट स्टिल ये क्लोज आ रहा है जो वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। और एक स्टॉक और जिसका जाते जिक्र करना चाहूंगा जहां पे काफी अच्छा खासा मूव आया और इस पैनल ने ग्रैब भी किया उसको, दैट वाज GNFC 549 एट डे हाई और ए क्लोज अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चलिए इस क्लोजिंग को अब बड़ी वॉल पे देखने के लिए चलते हैं हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, एक बहुत ही सॉलिड सेशन आज का और 17,816 800 के ऊपर ही वो क्लोज आता हुआ आपको दिखाई देगा। 95 अंकों की तेजी, आधे % के गेंस निफ्टी 50 ने अपने नाम कर लिया। निफ्टी बैंक देखिए 41,600 की झलक देखने को मिली थी, लेकिन क्लोज जो है वो करीब 200 पॉइंट ऊपर 41,583 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी IT रुक कर यहाँ पर भी अच्छी तेजी आ ही गई, करीब 300 पॉइंट का इजाफा और TCS के नंबर से ठीक पहले वो तेजी देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जिन्होंने आज ट्रेंड सेट किया है और मजबूत किया इस तेजी का। डीवीज एक स्टॉक था जहां पर आज हमने देखा 9 से 10% का इजाफा बनता दिखाई दिया है और काफ़ी दिनों बाद इस तरह की तेज़ी नज़र आई है इस पर्टिकुलर काउंटर में। 3,210 के आसपास ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ साफ नजर आया है। सेकेंड हाफ ऑफ ट्रेड में TCS और इन्फोसिस ने भी एक अच्छा खासा कैचअप किया। इनफैक्ट इन्फी 1.5% ऊपर जाकर क्लोज दिखा रहा है। TCS नियरली 1% के गेंस नतीजों से ठीक पहले नजर आया। यही नहीं, बजाज ऑटो, आयशर, ये दूसरे काउंटर्स रहे हैं जहां पर आज हमने देखा है मजबूती के साथ और अच्छे वॉल्यूम्स के बल पर दरअसल ये ट्रेड बनते हुए दिखाई दिए। कुछ वायदे बाजार के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो डीवीज के साथ लॉरिस था जहां पर हमने देखा आज स्ट्रेंथ रही। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजर कंपनियों की, तो कैश मार्केट में कई स्टॉक्स 8-9% ऊपर भागते हुए दिखाई दिए हैं, कुछ तो 20% के अपर सर्किट पर थे। और फर्टिलाइजर के साथ साथ चीनी कंपनियों को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वहां पर भी आज हमने देखा अच्छी खासी मिठास बढ़ती हुई दिखाई दी थी। बलरामपुर ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन कैश मार्केट के ट्रेड्स की तरफ ज्यादा गेंस बनते दिखाई दिए। तो आज की क्लोजिंग हीट मैप पर अब समझ लीजिए कैसी बनती दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एकदम पॉजिटिव और ये है फिलहाल आपके लिए लास्ट कुछ क्लोजिंग के अंश। डीवी 9.5% ऊपर, वहां आयशर मोटर्स भी आप देखिएगा 2-2.25% के गेंस पर, 2.5% के गेंस पर यहाँ पर अदानी में भी यही स्थिति देखने को मिली। बजाज ऑटो अपने 52 वीक हाई पर क्लोज दिखा रहा है कि बियॉन्ड जाता हुआ, इनफैक्ट ऑल टाइम हाइज के आसपास तक वो ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। कोल इंडिया, HDFC बैंक, सिप्ला, SBI लाइफ, ICICI बैंक, सन फार्मा, HCL टेक, लिस्ट आज काफ़ी ज़्यादा लंबी है और कुछ सेक्टर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया।
पावर के 2 ट्रेड्स, एनटीपीसी पावर ग्रिड में दबाव। आज एफएमसीजी में आईटीसी, नेस्ले जैसे ट्रेड्स में हमने देखा हल्की सी मुनाफा वसूली। एचयूएल में भी थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिली थी। ओएनजीसी जैसे ट्रेड्स में हल्कापन देखने को मिला। एसबीआई और एक्सिस थोड़े से पिछड़े हैं आज कोटक के साथ। आज निफ्टी बैंक की तेजी में, वरना आज का दिन बहुत ही सराहनीय था तेजी के लिहाज से, और 17,821 पर घंटी बजी है। यह है फिलहाल आपके लिए प्रोविजनल ट्रेड का डेटा। काफ़ी दिनों बाद इस तरह की डे हाई पर हमने क्लोज देखा है मार्केट का। चलिए सीधा सौदा में जो मुकाबला आज यतिन और आशीष के बीच हुआ वो आपकी स्क्रीन पर। सुला आज करीब 9% भागा। उस Q4 के अपडेट के बाद ऑयल इंडिया, पारस डिफेंस और टीटागढ़ वैगन्स खबरों में ये सारे स्टॉक्स और वहां पर तेजी बनती दिखाई दी। यतिन के आउट परफॉर्मर्स वीनस पाइप, मेट्रोपोलिस, टाइम टेक्नोप्लास्ट और पारादीप फॉस्फेट जैसे काउंटर्स थे, और वहां पर हमने देखी है काफ़ी अच्छी तेजी। तो मिड कैप्स हो या फिर लार्ज कैप्स, आज के दिन विनिंग ट्रेड्स का ही दिन साबित हो रहा है। जी हाँ हर्षदा, और छुट्टियों का दौर नज़दीक खड़ा है। इसका अगर आपको जायज़ा लेना हो और समझना हो कितना नज़दीक है, तो कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको। इंडियन होटल्स डे हाई, थॉमस कुक डे हाई, सूल्या विन्यास डे हाई, यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई। तो आप समझ रहे हैं कि कल आपको और काम करना है। उसके बाद 3 दिन की छुट्टियां नज़दीक खड़ी है, और ये इन सभी स्टॉक्स को देख के समझ में आ रहा है। हर्षदा, इस वीकेंड का कोई प्रोग्राम है कि नहीं, कि इस बार भी मुंबई पे? मुंबई वीरू, और कोई प्रोग्राम नहीं। यस, चलिए कोई बात नहीं, मुंबई में भी मज़ा ले जाएगा, कोई बात नहीं। अब इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एक दिन और बचा है, कल गुरुवार जिसकी एक्सपायरी है, और आज का दिन वॉल स्ट्रीट पे थोड़ा सा भारी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल सुबह उतनी ही शानदार होगी जितनी आज की ये शाम। कल फिर मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.